नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। आदरणीय मास्टर, अगर मैं बाद में रुक न सकूं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। जियो जियान ने फिर से हड्डी की अंगूठी के अंदर बाईसुसु से बात की। ये सुनकर बाईसुसु की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जियो जियान, अपनी वर्तमान योग्यता और ताकत के साथ आप दिव्य पुत्र का पद सुरक्षित रूप से धारण नहीं कर पाएंगे। आपको बस ईमानदारी से एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बने रहना चाहिए। मेरे साथ क्या गलत है? मैं जियो जियान, महान निर्जन युद्ध निकाय का अधिकारी हूँ। मैं दिव्य पुत्र का पद क्यों नहीं धारण कर सकता? जियो जियान के स्वर में आक्रोश था। उसे महसूस हुआ कि उसके पूज्य गुरु ने उसे तुच्छ दृष्टि से देखा है। फिर ठीक है। अंततः बाईसुसु जियो जियान के अनुरोध पर सहमत हो गई। आओ बूढ़े पूर्वज, मैं तैयार हूँ। जियो जियान ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ बात की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सम्राट पहाड़ों को गिराने और समुद्र को हिलाने की ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। बैंग! जियो जियान के हाल ही में ठीक हुए घुटने एक बार फिर जमीन पर गिर गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। इस समय उसके शरीर की हर हड्डी भी दब रही थी, जिससे चरमराने की आवाजें निकल रही थीं। जैसे ही वह जमीन पर गिरने वाला था, उसके पास मदद के लिए बाईसुसु को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूज्य गुरु, शीघ्र मेरी सहायता करें। यह सुनकर बाईसुसु ने अंदर ही अंदर आह भरी। अंततः उसने जियो जियान की चोटों की मरम्मत शुरू करने के लिए अपनी सीमित दिव्य आत्मा शक्ति का उपयोग किया। हालांकि जैसे ही उसने अभिनय किया, निंग दाओचेन ने ध्यान दिया तो यहाँ एक चूहा भी छिपा है। निंग दाओचेन ने उपहास किया, फिर सम्राट की ताकत बढ़ा दी। उन्होंने बाईसुसु द्वारा इनपुट की जा रही दिव्य आत्मा बहाली शक्ति के साथ इसे संतुलन में लाया। इस तरह जियो जियान को अत्यधिक दर्द की स्थिति में रखा जाएगा, जो उसकी हड्डियों के मज्जा तक छेद कर देगा। पूज्य गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? मैं दर्द से मरने वाली हूँ। जियो जियान ने कांपती आवाज के साथ बाईसुसु को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। उसका लहजा दोष से भरा हुआ था। हालांकि वह नहीं जानता था कि बाईसुसु इस समय बेहद कमजोर थी और उसकी दिव्य आत्मा और भी अधिक पारदर्शी हो गई थी। अगर वह जियो जियान की इसी तरह मदद करना जारी रखती तो संभवतः उसे सोल फ्लाइंग अवे और स्पिरिट स्कैटरिंग का सामना करना पड़ता। जियो जियान, मैं अब आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको खुद ही इससे निपटना होगा। बाईसुसु कुछ कमजोर आवाज में बोली। फिर उसने धीरे धीरे अपनी दिव्य आत्मा शक्ति वापस ले ली। क्या इससे पहले कि जियो जियान अपनी बात खत्म कर पाता, उसे सीधे अपने शरीर पर एक अत्यंत भयानक शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। उसके पूरे शरीर की हर हड्डी को कुचल देना। इस अवर्णनीय दर्द ने जियो जियान की अभिव्यक्ति को तुरंत विकृत कर दिया। उसका चेहरा पीड़ा का मुखौटा बन गया। धत्तेरी की! इस समय जियो जियान के मुंह के कोनों से लगातार खून रिस रहा था और वह बाई जिंगजिंग से बेहद नफरत करता था। उसने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी। अगर मैं दिव्य पुत्र नहीं बन सकता तो नरक में कोई रास्ता नहीं है। मैं आपके शरीर को नया आकार देने में आपकी मदद कर रहा हूँ। जियो जियान उसके दिल में उससे नफरत करता था, जबकि उसका पूरा शरीर मिट्टी के ढेर की तरह हो गया था जो जमीन पर गिर रहा था। हा, सौभाग्य से ये जियो जियान पुराने पूर्वज की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। ये बिल्कुल सही है। क्या जियो जियान जैसा कोई व्यक्ति दिव्य पुत्र के पद के लायक भी है? रेड डस्ट दाव पैलेस में उपस्थित शिष्यों में से कौन सा दुर्लभ विलक्षण व्यक्ति नहीं था? वे संभवतः एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को अपने सिर पर चढ़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? हा, जियो जियान को देखो, क्या वह मरे हुए कुत्ते जैसा नहीं दिखता? मजाक मत करो, तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो। उपस्थित सभी लोग हंसे और मजाक किया। कीचड़ जैसी जियो जियान से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? इस समय जियो जियान की भावनाएं ढह रही थीं। दिव्य पुत्र की स्थिति, जो स्पष्ट रूप से उसकी समझ में थी, उसकी उंगलियों से इस तरह फिसल गई थी। बुरा नहीं है, मेरे हाथ के नीचे इतनी देर तक टिकने में सक्षम होने के कारण आप आज गुजरे हुए माने जाते हैं। आज से आप जियो जियान मेरे रेड डस्ट दाव पैलेस के दिव्य पुत्र हैं। निंग दाओचेन के चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कि उसके दिल में वास्तव में जियो जियान के सर्वोत्तम हित हों। हालांकि ये सुनकर रेड डस्ट दाव पैलेस के शिष्यों की मुस्कान फीकी पड़ गई। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या ये जियो जियान वास्तव में पुराने पूर्वज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ? अब से ये जियो जियान हमारे रेड डस्ट दाव पैलेस का दिव्य पुत्र है। एक आंतरिक संप्रदाय विदूषक वास्तव में मेरे एक व्यक्तिगत शिष्य के सिर पर चढ़ गया है। ईर्ष्या और निराशा। उपस्थित सभी शिष्यों में अनेक प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो गईं। उनमें से हर कोई ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें गुलाबी हो गई हों, उनकी आंखें खून से लथपथ थीं। ये जियो जियान वास्तव में पुराने पूर्वज का पक्ष पाने के लिए किस तरह की चीज है? बिल्कुल, एक नीच आंतरिक संप्रदाय का शिष्य मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। किस आधार पर उसे दिव्य पुत्र के रूप में चुना जा सकता है? मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। योग्यता और समझने की क्षमता के मामले में मैं लॉन्ग एयोटियन जियो जियान से बहुत आगे हूँ। दिव्य पुत्र वह क्यों होना चाहिए? जैसे जैसे घटनास्थल पर संदेह की आवाजें तेज होती गईं, निंग दाओचेन ने एक बार फिर से बात की। चूंकि उपस्थित शिष्यों को आपत्ति है, मैं अस्थायी रूप से जियो जियान को मानद दिव्य पुत्र की उपाधि प्रदान करूंगा। 1 वर्ष के भीतर आप सभी उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आपकी खेती जियो जियान की तुलना में 2 प्रमुख क्षेत्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि जियो जियान जीवित रहने का प्रबंधन कर सकता है तो वह दिव्य पुत्र के पद के योग्य होगा। निंग दाओचेन ने उदासीनता से बात की। 26 मानद ईश्वर बालक जियो जियान। क्या मैं चुनौती दे सकता हूँ? जब तक ये 2 प्रमुख लोगों से अधिक ऊंचा न हो। ये सुनकर रेड डस्ट दाव पैलेस के सभी शिष्यों ने जियो जियान को बुरे इरादों से देखा। उपस्थित लोगों में से कौन स्वर्ग का बच्चा नहीं था? 2 प्रमुख क्षेत्रों की तो बात ही छोड़िए, उन्हें विश्वास था कि वे समान रैंक पर भी लड़ सकते हैं। जियानर, आप इस दिव्य पुत्र का पद क्यों नहीं छोड़ देते? बाईसुसु ने प्यार से उसे याद दिलाया, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि रेड डस्ट दाव पैलेस के पुराने पूर्वज जियो जियान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पूज्य गुरु, बात करना बंद करें। यदि आपने अभी अपनी दिव्य आत्मा शक्ति वापस नहीं ली होती तो दूसरों द्वारा मुझसे कैसे पूछताछ की जाती? अब पुराने पूर्वज ने मुझे एक और मौका दिया है, लेकिन आप मुझे हार मानने के लिए कह रहे हैं। इस समय जियो जियान को बाईसुसु के प्रति संदेह का संकेत मिला। पहले उसने अचानक अपनी दिव्य आत्मा वापस ले ली और अब वह उसे दिव्य पुत्र बनने से रोक रही है। उसके इरादे क्या हैं? जियो जियान के स्वर में संदेह सुनकर बाईसुसु को दुख का आभास हुआ। डिंग! बाईसुसु जियो जियान से निराश है। मेजबान ने नियति मूल्य के 300 अंक लूट लिए।
वास्तव में जून लिंगटियन वास्तव में नहीं गया था, वह गुप्त रूप से देख रहा था। प्लाजा की स्थिति देखकर वह अपने गुर्गे छोटा भाई निंग दाओचेन से बहुत संतुष्ट हुआ, क्योंकि उनकी प्रेज टू किल की रणनीति काफी कुशल थी। होंगचेन, उस जियोजियान को एक अमर औषधि से पुरस्कृत करें जो दिव्य आत्मा को पोषण दे सकती है। जून लिंगटियन के शब्द तुरंत निंग होंगचेन के दिमाग में आ गए। पूज्य मास्टर, ये पूज्य मास्टर की आवाज है। जून लिंगटियन के शब्दों को सुनकर निंग होंगचेन को सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ। पूज्य गुरु शब्द उसकी जीभ पर और भी आसानी से उतर गया। समझ गया, आदरणीय गुरु। हालांकि वह नहीं जानती थी कि जून लिंगटियन का क्या मतलब है, निंग होंगचेन ने फिर भी उसका पालन किया। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। निंग दाओचेन के बोलने के बाद उनका चित्र मौके से गायब हो गया। निंग दाओचेन के प्रस्थान के साथ उपस्थित सभी लोगों ने निंग दाओचेन और जियोजियान को जटिल भावों से देखा। चूंकि जियोजियान ने पुराने पूर्वज का परीक्षण पूरा कर लिया है, इसलिए उसे मानव दिव्यपुत्र की उपाधि दी जाती है। उन्हें 8वें स्वर्ग में खेती अमर गुफा का एक सेट, एक अमर दवा, मानव दिव्यपुत्र पोशाक का एक सेट और एक टोकन दिया गया है। जैसे ही निंग होंगचेन के शब्द गिरे, तुरंत घटनास्थल पर फिर से शोर मच गया। क्या 8वें स्वर्ग की खेती की अमर गुफा, एक अमर औषधि, मानव दिव्यपुत्र की पोशाक और निशानी? ये सुनकर कि जियोजियान को बहुत सारी अच्छी चीजें मिली, उपस्थित सभी लोग एक बार फिर ईर्ष्या से हरे हो गए। हालांकि जियोजियान खुद इस समय बेहद उत्साहित और रोमांचित था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बहुत धन्यवाद पैलेस मास्टर। जियोजियान मूल रूप से झुकना चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि वह अब एक मानव दिव्यपुत्र था। इसलिए उसने अपनी पीठ सीधी की और अपनी छाती फुला ली, क्योंकि दिव्यपुत्र के विशेषाधिकारों में से एक ये था कि वह महल के मालिक को देखते समय झुकना नहीं चाहता था। इसके अतिरिक्त ये पैलेस घोषणा करता है कि सभी शिष्यों के मासिक वजीफे में 30% की वृद्धि की जाएगी। जैसे ही निंग होंगचेन ने ये शब्द बोले, उपस्थित सभी शिष्यों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। पैलेस मास्टर लंबे समय तक जीवित रहें। पैलेस मास्टर लंबे समय तक जीवित रहें। ... पूरे प्लाजा में जोरदार चीखें गूंज उठी। ये दुष्ट लड़की निश्चित रूप से लोगों का दिल जीतना जानती है। निंग कियानिकू का मुंह घूम गया, उसे खोया हुआ और व्यथित दोनों महसूस हुआ। ओह एल्डर निंग, जल्द ही 9 हेवंस में पैलेस मास्टर हॉल से बाहर जाना याद रखें। निंग होंगचेन ने निंग कियांकियू की ओर देखा और उदासीनता से बोला। निंग कियांकियू ने दांत पीसकर उत्तर दिया, हाँ पैलेस मास्टर। तुरंत एक बुजुर्ग बैठक बुलाओ, मुझे आज कुछ कहना है। निंग होंगचेन ने बोलना समाप्त करने के बाद वह सीधे सेक्ट हॉल की ओर चली गईं। बहुत देर बाद नहीं, पूरे संप्रदाय के लगभग सभी बुजुर्ग आ चुके थे। आखिरकार निंग होंगचेन महान सम्राट दायरे के पुराने पूर्वज द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त पैलेस मास्टर थे, वे कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। साथ ही निंग दाओचेन ने अपने निवास पर लौटने पर रेड डस्ट दाओ पैलेस के पुराने पूर्वज को बुलाया, जिन्होंने निंग होंगचेन को कड़ाही के रूप में उपयोग करने का इरादा किया था। वह भद्दे हाव भाव वाला एक मोटा बूढ़ा व्यक्ति था। उनकी साधना संत आदरणीय क्षेत्र तक पहुंची। बूढ़े पूर्वज, तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है? मोटा बूढ़ा थोड़ा घबरा गया, जैसे उसने कुछ अनुमान लगा लिया हो। तो क्या आप ही वह व्यक्ति हैं जो होंगचेन नामक लड़की को अपनी कड़ाही बनाना चाहते थे? निंग दाओचेन का स्वर उदासीन था। जून लिंगटियन के सामने उसकी विनम्र उपस्थिति को मूर्ख मत बनने दो। रेड डस्ट दाओ पैलेस में कोई भी उसे नहीं डरता था। ... बूढ़े पूर्वज, मैं। मोटे बूढ़े की आवाज कांप उठी और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे बोलना है, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी स्पष्टीकरण व्यर्थ होगा। ये मामले किसी पुराने पूर्वज से छिपाए नहीं जा सकते थे, जिनकी खेती महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अपनी जीवन आत्मा को सौंप दो और तुम मृत्यु से बच जाओगे। जीवन आत्मा, पुराना पूर्वज, मैं। मोटा बूढ़ा कुछ और भी कहना चाहता था, पर आखिर कुछ बोला नहीं। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपनी जीवन आत्मा को सौंप दिया। अब से तुम लड़की होंगचेन के नौकर हो। इस क्षण से ईमानदारी से लड़की होंगचेन के पक्ष की रक्षा करें। निंग दाओचेन ने मोटे बूढ़े व्यक्ति की जीवन आत्मा को एकत्र किया और उदासीनता से बोला, हाँ पुराने पूर्वज। ये सुनकर मोटे बूढ़े को राहत महसूस हुई। उसने बस यही सोचा था कि बूढ़ा पूर्वज उसे मार डालेगा। दरअसल निंग दाओचेन को अपने द्वारा किए गए हर काम के बारे में पता था। हालांकि वह कड़ाही का उपयोग करके खेती करेगा, लेकिन वह कल्टीवेशन फाउंडेशन या महिला कृषकों के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्यथा निंग दाओचेन ने बहुत पहले ही उसे मार डाला होता। मोटे बूढ़े व्यक्ति के चले जाने के बाद निंग दाओचेन ने एकांत में जाने का फैसला किया। इसलिए उसने वह भंडारण अंगूठी निकाल ली जो जून लिंगटियन ने उसे दी थी। फिर उसने लापरवाही से उसमें से औषधीय गोलियों की एक बोतल निकाली। फिर उसने धीरे से उसे खोला। जैसे ही बोतल खोली गई, एक अत्यंत तीव्र औषधीय गोली की सुगंध तुरंत उसके सिर पर चढ़ गई। इसकी वजह से पूरा आकाश अनगिनत घटनाओं से जगमगा उठा और 9 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन शून्य क्षेत्र में कुंडलित हो गए। और निंग दाओचेन के हाथ में औषधीय गोली के चारों ओर 9 सजीव 5 पंजे वाले सुनहरे ड्रैगन भी कुंडली मार रहे थे। ये वास्तव में लंबे समय से लुप्त हो चुकी सम्राट ग्रेड औषधीय गोली 9 रिवॉल्यूशन ड्रैगन मार्क रियलम ब्रेकिंग पिल है। ये देखकर निंग दाओचेन दंग रह गए। ये समझने के बाद कि यह क्या था, उसने तुरंत इस घटना को मिटाने के लिए अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग किया। ये कैसे संभव है? बिग ब्रदर के पास ऐसी औषधीय गोलियां कैसे हो सकती हैं जो अनगिनत युगों से लुप्त हो चुकी हैं? जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, निंग दाओचेन ने रिंग से कई अन्य बोतलें और जार निकाले। महान फीनिक्स निर्वाण गोली, किल इन लाइफ सोल पिल, स्वर्ग पहुंचने वाली दाव समझ की गोली, पुनरुत्थान की गोली, थंडर मैरो क्रिएशन पिल ... सभी प्रकार की खोई हुई सम्राट श्रेणी की औषधीय गोलियों को देखकर निंग दाओचेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अब जाकर उसे समझ आया, न केवल जून लिंगटियन की ताकत उससे कहीं बेहतर थी, बल्कि उसकी कीमिया कौशल भी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में सबसे अच्छे में से एक थी। वह आश्वस्त था। इस क्षण वह वास्तव में आश्वस्त था। अपने छोटे भाई के प्रति इतने उदार बिग ब्रदर से वह और क्या मांग सकता है? उसने मन ही मन कसम खाई कि आज से वह बिग ब्रदर का वफादार फैनबॉय होगा। उसी समय 8वें स्वर्ग में जियोजियान की अमर गुफा। उत्कृष्ट खेती के माहौल और उसके सामने बेहद शानदार अमर गुफा व्यवस्था को देखकर जियोजियान खुशी से झूम रहा था। पूज्य गुरु, मुझे बताएं, आपने पहले अचानक अपनी दिव्य आत्मशक्ति क्यों वापस ले ली? जियोजियान एक आराम कुर्सी पर बैठा अपनी दिव्य आत्मा के माध्यम से हड्डी की अंगूठी के साथ संचार कर रहा था। 27 प्राचीन देवता, कहने को कुछ नहीं है, बाईसुसु सपाट स्वर में बोली। उसे अब तक एहसास हो गया था कि जियोजियान को वास्तव में उसके जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसके दिल में केवल वही था, इसलिए वह अब इसका कारण नहीं बताना चाहती थी। बाईसुसु का सपाट स्वर सुनकर जियोजियान के दिल में अनायास ही गुस्सा उमड़ पड़ा। ठीक है, अब तुम्हें समझाने की जहमत भी नहीं उठाई जा सकती।
जैसे ही जियोजियान का खून उबलने लगा, रेड डस्ट दाव पैलेस से एक डीकन बुजुर्ग उसकी अमर गुफा के सामने पहुंचे। भगवान दिव्य पुत्र, ये वह अमर औषधि है जो आपको महल के पूज्य गुरु ने आपकी पोशाक और निशानी के साथ प्रदान की है। यह अमर औषधि विस्मृति नदी के तट पर उगती है और इसे 9 टन ग्रीन लोड्स कहा जाता है। इसमें दिव्य आत्मा की शक्ति को बढ़ाने, दिव्य आत्मा को स्थिर करने और आत्मा को पोषण देने का प्रभाव होता है। जैसा कि डेक्कन एल्डर ने समझाया, जियोजियान खुशी की लहर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पहले बाईसुसु की उपस्थिति के कारण उन्होंने दिव्य आत्मा के लिए अपनी सभी कीमती दवाएं उसे खाने के लिए दी थी। वर्तमान स्थिति ये थी कि उसका साधना क्षेत्र उसके दिव्य आत्मा क्षेत्र से ऊंचा था और इस अमर ग्रेट स्पिरिट मेडिसिन के आगमन ने उसकी तत्काल आवश्यकता को पूरी तरह से हल कर दिया। मम, बुरा नहीं है, यह आपका इनाम है। जियोजियान ने डीकॉन एल्डर को कुछ मीडियम ग्रेट स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया। धन्यवाद भगवान दिव्य पुत्र। हालांकि बाद वाले के चेहरे पर आश्चर्य या खुशी की कोई झलक नहीं थी, क्योंकि वह अपनी दैनिक खेती के लिए हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करता था। वह वास्तव में इन मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को तुच्छ समझता था। हड्डी की अंगूठी के अंदर बाईसुसु ने भी डीकन एल्डर के शब्दों को सुना था और उसे अपने दिल में प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। वह, जो गिरने से पहले एक अर्ध सम्राट थी, अमर ग्रेट स्पिरिट मेडिसिन 9 टन ग्रीन लोड्स के बारे में कैसे नहीं जान सकती थी। इस स्पिरिट मेडिसिन का दिव्य आत्मा को स्थिर करने और बढ़ाने पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यदि वह इस 9 टन ग्रीन लोड्स को अवशोषित कर सकती है तो उसकी अधूरी दिव्य आत्मा मूल रूप से आधे से अधिक ठीक हो सकती है। भगवान दिव्य पुत्र, यदि आपके पास कोई और निर्देश नहीं है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। मम्मा, आगे बढ़ो। जियोजियान ने अपना सिर उठाए बिना ही अपना हाथ लहराया, क्योंकि उस समय उसका ध्यान पूरी तरह से उसके हाथ में मौजूद अमर औषधि पर केंद्रित था। यह अमर औषधि वास्तव में अच्छी है। इसके 2 झटके खाने से ही ताजगी महसूस होती है। जियोजियान ने जानबूझकर और अनजाने में बात की और समय समय पर वह सूंघने के लिए झुक गया। वह कैसे नहीं जान सका कि उसके पूज्य गुरु को अपनी दिव्य आत्मा को पोषित करने के लिए इस अमर औषधि की आवश्यकता थी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने अपना जीवन बदल लिया था। उसे इसे बाईसुसु के साथ क्यों साझा करना चाहिए? इसके अलावा वह अब नाखुश था और उसे ये देना नहीं चाहता था जब तक कि बाईसुसु ने उससे विनती नहीं की। उसने वास्तव में कभी किसी अर्ध सम्राट को किसी से भीख मांगते नहीं देखा था, और अगर वह उससे भीख भी मांगती तो भी वह उसे बहुत अधिक नहीं देता। अधिक से अधिक वह उसे कुछ स्क्रैप दे देगा। ये देखकर कि जियोजियान का उसे देने का कोई इरादा नहीं था, बाईसुसु मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन नुकसान और निराशा की भावना महसूस कर सकती थी। हालांकि भविष्य में अपने दुश्मन को अपने हाथों से मारने में सक्षम होने के लिए बाईसुसु ने एक गहरी सांस ली। उसने झिझक भरे स्वर में अपनी आवाज जियोजियान तक पहुंचाई। जियानर, ये 9 टन ग्रीन लोड्स, यह क्या है? मैं अपनी दिव्य आत्मा की खेती को बढ़ाने के लिए इस 9 टन ग्रीन लोड्स का उपयोग करने का इरादा रखता हूं। क्या कोई समस्या है? जियोजियान ने सीधे बाईसुसु को बाधित किया, फिर 9 टन ग्रीन लोड्स को दूर रख दिया। नहीं, कुछ भी नहीं। बाईसुसु इस समय बेहद निराश थी और साथ ही उन्होंने धीरे धीरे जियोजियान के असली चरित्र को स्पष्ट रूप से देखा। दूसरा पक्ष बिल्कुल ऐसा व्यक्ति था जो पुनर्भुगतान की मांग करने के लिए एहसान का इस्तेमाल करता था। उसने पहले इसे न देखकर अपना समय बर्बाद किया था। डिंग, बाईसुसु जियोजियान से बेहद निराश है, जिसने नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए हैं। जून लिंक्टियन, जो छाया से देख रहे थे, ने ये देखा और संतुष्टि के साथ चले गए। बीज पहले ही बोया जा चुका था, ये बस अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक छोटे से शहर की एक सराय में ये चेन इस समय लॉबी में चाय पी रही थी। रेड डस्ट दाव पैलेस छोड़ने के बाद उन्होंने बाई परिवार में जाने की योजना बनाई, जो उनके अधीन एक गरीब प्राचीन कबीला था। हालांकि जैसे ही वह निकलने की तैयारी कर रहा था, उसने अनजाने में लॉबी में एक बातचीत सुन ली। क्या आपने सुना है? आदिम अमर कबीले के युवा कबीले नेता ने वास्तव में एक सम्राट को एक श्रद्धेय गुरु के रूप में लिया है। वास्तव में यह नकली कैसे हो सकता है? मेरी चाची और चाचा सभी प्राइमोर्डियल इमोर्टल डोमेन के लोग हैं। यह मामला पहले ही पूरे प्राइमोर्डियल इमोर्टल डोमेन में फैल चुका है। क्या सिस्टर जियानर ने वास्तव में एक सम्राट को श्रद्धेय गुरु के रूप में लिया है? ये बहुत अच्छा है। ये समाचार सुनकर ये चेन ने तुरंत अपना मार्ग बदलने का फैसला किया और गु जियानर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्राइमोर्डियल इमोर्टल कबीले की यात्रा करने का इरादा किया। भविष्य में जब तक वह गु जियानर से शादी कर सकता है, क्या गु जियानर के श्रद्धेय मास्टर भी उसके श्रद्धेय मास्टर नहीं होंगे? ये सोचकर ये चेन बिना किसी हिचकिचाहट के आदिम अमर कबीले की ओर बढ़ गया। जहां तक जून लिंक्टियन का सवाल है, वह जून परिवार में लौट आया। हालांकि उनके वापस जाने के बाद उनका सिस्टम समय समय पर एक अधिसूचना टोन बजाता रहेगा, क्योंकि रेड डस्ट दाव पैलेस में समय समय पर एक महान नाटक का मंचन होता रहता था। तो क्या आप परम मानद दिव्य पुत्र हैं? नींद से उठो। डिंग, जियोजियान को लॉन्ग एओटियन ने हरा दिया और नियति मूल्य के 100 अंक लूट लिए। डिंग, जियोजियान को व्यक्तिगत शिष्य किंगचुआन ने तब तक पीटा जब तक कि उसने अपने जीवन पर संदेह नहीं किया। भाग्य मूल्य के 200 अंक लूट लिए। डिंग, जियोजियान को अर्ध दिव्य पुत्र जू चांगशिंग ने पीट कर अधमरा कर दिया और नियति मूल्य के 300 अंक लूट लिए। डिंग, जियोजियान को सीक्वेंस डिसिपल एओजियान ने मौत के कगार पर पहुंचा दिया था और नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए थे। डिंग, जियोजियान और बाईसुसु के बीच दरार आ गई और उन्होंने नियति मूल्य के 500 अंक लूट लिए। डिंग, जियोजियान का दाव हॉट अस्थिर है, नियति मूल्य के 800 अंक लूट रहा है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि उसके पास अभी भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की नियति है, तो संभवतः रेड डस्ट दाव पैलेस के विलक्षण शिष्यों द्वारा उसे बहुत पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया होता। 1 महीने बाद जियाओ को एक बार फिर अपना अनमोल बेटा मिल गया। तेयान प्र, कुछ महीनों में ये हमारे प्राचीन दिव्य कबीले की कबीले प्रतियोगिता होगी। वह लड़की ज़ूलुओ भी एकांत से बाहर आने वाली है, तो आप उसे देखने के लिए माँ के साथ क्यों नहीं आते? समझ गया माँ, जून लिंक्टियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में कुछ मामूली तैयारी करने के बाद जून लिंक्टियन जियाओ के साथ गए और प्राचीन दिव्य कबीले की यात्रा पर निकल पड़े। बड़े भाई, माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। जून क्यानलिंग अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ दौड़ती हुई आई। वह अपनी भाभी को देखने के लिए जून लिंक्टियन के साथ प्राचीन दिव्य कबीले में जाने का इरादा कर रही थी। आपको बस मौज मस्ती में शामिल होना पसंद है? जियाओ ने जून क्यानलिंग की ओर देखा और जून क्यानलिंग ने चंचलतापूर्वक अपनी जीभ बाहर निकाली। चूंकि दोनों परिवारों के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से कई क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन एरे बनाए थे। इसलिए केवल 10 दिन या उससे अधिक समय बिताने के बाद जून लिंक्टियन, जून क्यानलिंग और उनकी मां प्राचीन दिव्य कबीले में पहुंचे। प्राचीन दिव्य कुल एक जनजात जाति जो उजाड़ प्राचीन युग से अस्तित्व में थी, जिसकी जड़ें आदिम दिव्य डोमेन में थी। उनकी पैतृक भूमि आदिकालीन दिव्य पर्वत पर स्थित थी और यह आदिम दिव्य पर्वत स्वर्ग की रीढ़ होने की अफवाह थी। यह संपूर्ण प्राइमोर्डियल डिवाइन डोमेन का मुख्य स्थान था। संपूर्ण दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचा खड़ा था, उसका शिखर अदृश्य था।
इस पर प्राचीन दैवीय चरित्र उकेरे गए थे और इस पर सहज दैवीय पैटर्न चमक रहे थे। पहाड़ों के बीच से बहने वाला दिव्य झरना स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना था। आदिकालीन दिव्य तरल, अमर औषधियां और दिव्य तरल पदार्थ हर जगह थे और अमर गुफाएं और धन्य भूमियां सितारों की तरह असंख्य थीं। यहाँ तक कि आदिम दिव्य पर्वत की सुरक्षात्मक संरचना का जन्म भी स्वर्ग और पृथ्वी के पोषण से हुआ था और प्राचीन दिव्य कुल का जन्म यही हुआ था। यद्यपि प्राचीन दैवीय कुल के लोग मानव जाति के समान दिखते थे, लेकिन उनके अपने विशिष्ट चिन्ह थे। वह उनकी भौहों के मध्य में स्थित एक दिव्य प्रतिमा थी जो चमकते सूरज के समान थी। ब्लडलाइन एकाग्रता जितनी अधिक होगी और योग्यता जितनी बेहतर होगी, दिव्य पैटर्न चिन्ह का रंग उतना ही अधिक चमकदार होगा। वास्तव में जून लिंगटियन के माथे पर भी एक चमकता हुआ सूर्य दिव्य पैटर्न था, लेकिन ये प्राचीन दिव्य कबीले से थोड़ा अलग था। अतः ये बात उसने छिपा ली। जैसे ही जी याओ और जून लिंगटियन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर निकले, संरचना की रखवाली कर रहे प्राचीन दिव्य कबीले के लोगों ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और सलामी दी। प्रणाम कबीले प्रमुख। नमस्कार युवा कबीले नेता। प्रणाम युवा मिस। ये सही है, जून परिवार के युवा भगवान होने के अलावा जून लिंगटियन को प्राचीन दिव्य कबीले के युवा कबीले नेता के रूप में भी नामित किया गया था और जिस प्राचीन देव कला का उन्होंने अभ्यास किया वह प्राचीन दैवीय कबीले की विरासत खेती तकनीक थी। 28 मो फैन चुना हुआ। जैसे ही जून लिंगटियन ने टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर कदम रखा, सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि बजने लगी। डिंग, नियति की खोजी हुई बेटी जी ज़ुएलवो। डिंग, डिटेक्टेड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जी मोफान मोफैन। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर जून लिंगटियन को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। प्राचीन दैवीय कबीले जैसी शक्तिशाली जाति के लिए नियति के 1 या 2 बच्चे होना सामान्य बात थी। हालांकि डेस्टिनी के इस बच्चे के नाम ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि प्राचीन दिव्य कबीले में सभी का उपनाम जी था। लेकिन डेस्टिनी मोफैन के इस बच्चे का उपनाम मो था, जो थोड़ा असामान्य था। डिंग, डिटेक्टेड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जी मोफान मोफैन के पास एक निम्न श्रेणी प्रणाली है जिसे देवी रणनीति प्रणाली कहा जाता है। पीएस, बाद में नामों में किसी भी त्रुटि को मोफैन या जी मोफान के रूप में माना जाना चाहिए, या आप लेखक को इसे बदलने के लिए याद दिला सकते हैं। सिस्टम, मुझे अपने जैसे सिस्टम वाले किसी व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शुक्र है कि यह एक निम्न ग्रेड सिस्टम है और इसकी तुलना मेरे डिवाइन ग्रेड सिस्टम से नहीं की जा सकती। ये खबर सुनकर जून लिंगटियन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। इसके अलावा शायद दूसरा पक्ष भी उसी स्थान से आया था जहां वह था। देवी रणनीति प्रणाली कैप्चर मिशन जारी करती है। मिशन पूरा करने के बाद कैप्चरर की अनुकूलता बढ़ जाती है और अंतरंगता अंक मिलते हैं। एक बार जब अनुकूलता 100% तक पहुंच जाती है तो लक्ष्य पकड़ने वाले का आज्ञाकारी हो जाएगा और वस्तुओं के लिए अनुकूलता का आदान प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान में 3 लक्ष्य पर कब्जा। पहला कैप्चर लक्ष्य जी याओ, कैप्चर प्रगति 30%। दूसरा कैप्चर लक्ष्य जी ज़ुएलवो, कैप्चर प्रगति 40%। तीसरा कैप्चर लक्ष्य जी ज़ुएलुआन, कैप्चर प्रगति 60%। क्या पहला कब्जा लक्ष्य कौन है? जून लिंगटियन ने सोचा कि उसने गलत सुना है। क्या जी याओ उसकी मां नहीं थी? वह इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए कब्जे का लक्ष्य कैसे बन गई? क्या नियति का ये बच्चा उसका सौतेला पिता बनना चाहता है? हाँ मेजबान, आपने गलत नहीं सुना। नियति का ये बच्चा आपका सौतेला पिता बनना चाहता है। अच्छा, मैंने अभी तक तुमसे निपटने की योजना भी नहीं बनाई थी और तुम पहले से ही मेरे सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जून लिंगटियन पहले से ही इस बात पर विचार कर रहे थे कि डेस्टिनी के इस बच्चे जी मोफान मोफैन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए। चाची, चचेरी बहन लिंगतियान, चचेरी बहन क्यानलिंग, आप वापस आ गईं। जी ज़ुएलुआन, जी ज़ुएलवो और प्राचीन दिव्य कबीले के सदस्यों का एक बड़ा समूह लंबे समय से टेलीपोर्टेशन सरणी के बाहर इंतजार कर रहा था। भीड़ के बीच ठंडे और सुंदर आचरण वाली, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और सुडौल आकृति वाली एक सुंदर परी खड़ी थी, मानो वह नश्वर दुनिया से संबंधित न हो। यह महिला जी ज़ुएलुओ थी, जो प्राचीन दिव्य कबीले की वर्तमान दिव्य युवती थी। जी याओ और जून लिंगटियन को आते देखकर आमतौर पर बर्फ जैसी ठंडी और नेक जी ज़ुएलुओ ने वास्तव में एक दुर्लभ लुभावनी मुस्कान दिखाई। चाची, भाई लिंगटियन, बहन क्यानलिंग। जी ज़ुएलुओ भी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, फिर मुस्कुराते हुए जून लिंगटियन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, क्योंकि जून लिंगटियन से उसकी सगाई भी उसकी सहमति से हुई थी। वह इस यात्रा के लिए जून लिंगटियन के उद्देश्य को जानती थी और उसने बचपन की कुछ दिलचस्प यादें भी याद की। सिस्टर ज़ुलुओ वास्तव में और अधिक सुंदर होती जा रही है। जून लिंगटियन ने उसकी प्रशंसा की। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, विशुद्ध रूप से दिखावे के मामले में वर्तमान जी ज़ुएलुओ उन सभी महिला कृषकों में सबसे सुंदर थी जिन्हें उन्होंने देखा था। यहाँ तक कि उनकी मां जी याओ भी थोड़ी हीन थी। हालांकि यदि कोई स्वभाव जोड़ता है तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद भाई लिंगटियन। जून लिंगटियन की प्रशंसा सुनकर जी ज़ुएलुओ प्रसन्न हुए। उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। भाई लिंगटियन पक्षपाती है। अगर मेरी बहन सुंदर है तो क्या मैं उसकी छोटी बहन सुंदर नहीं हूँ? जी ज़ुएलुआन ने नाराज होने का नाटक किया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मुंह चिढ़ाने जैसी थी। ये किसने कहा? बहन ज़ुएलुआन बहुत सुंदर है। जून लिंगटियन ने जी ज़ुएलुआन का सिर झटक दिया। ये देखकर जून क्यानलिंग को तुरंत ईर्ष्या की भावना महसूस हुई। भाई, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की। तुम भी सुंदर हो, तुम सब सुंदर हो। जून लिंगटियन थोड़ा असहाय था और फिर से जून क्यानलिंग के सिर पर हाथ फेरने के लिए पहुंचा। ऐसा दृश्य देखकर उपस्थित सभी प्राचीन दिव्य कुल के सदस्य हंस पड़े। इस समय भीड़ में खड़े केवल मोफैन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी और उसका हृदय प्रचंड क्रोध से भरा हुआ था। धिक्कार है, ज़ुलुओ ने कभी मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया नहीं। वह आदमी कौन है? और वह मनहूस लड़की ज़ुएलुआन, वह मुझे ब्रदर मोफैन कहती थी, लेकिन अब वह किसी दूसरे आदमी के प्रति विनम्र व्यवहार कर रही है। बस आप प्रतीक्षा करें, एक बार जब मैं मोफैन आपकी अनुकूलता को अधिकतम कर लूंगा तो मैं निश्चित रूप से आपको आज्ञाकारी महिला दासियों में प्रशिक्षित करूंगा। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, मैं उनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। जब मोफैन ने जी याओ और जून क्यानलिंग को देखा तो उसने अपने दिल में ठंडी खर्राटे ली। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था और संयोग से वह जी मोफान नामक प्राचीन दिव्य कबीले के एक कबीले में स्थानांतरित हो गया था। इसके अलावा उनके पास देवी रणनीति प्रणाली थी। जब तक वह सिस्टम मिशन पूरा करेगा वह सुंदरता का दिल जीतने में सक्षम रहेगा। एक बार जब अनुकूलता अधिकतम हो जाती तो वे उसके प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी हो जाते और कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करते। सिस्टम, उस बबुआ की बहन को चौथे कब्जे वाले लक्ष्य के रूप में नामित करें। मोफैन के होठों पर एक भयावह मुस्कान चमक उठी और उसने पहले से ही अपने मन में कुछ लुभावने दृश्यों की कल्पना कर ली थी। जी मोफन, क्या गलत है? उनके बगल में एक जी उपनाम शिष्य ने जी मोफान की असामान्य अभिव्यक्ति देखी और पूछा।
कुछ नहीं, मोफैन ने अपने चेहरे के हाव भाव को नियंत्रित किया और फिर जोर से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही मोफैन ने जून क्यानलिंग को चौथे कैप्चर लक्ष्य के रूप में नामित किया, सिस्टम की अधिसूचना ध्वनि जून लिंगटियन के दिमाग में फिर से कौंध गई। डिंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, मोफैन ने जून क्यानलिंग को चौथे कब्जे वाले लक्ष्य के रूप में नामित किया है। क्या बात है, ये बच्चा सचमुच मौत को दावत दे रहा है। सिस्टम की आवाज सुनकर जून लिंगटियन बाहरी रूप से शांत रहे, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने दिल में मोफैन को चिन्हित कर लिया था। ज़ुलुओ, प्राचीन दिव्य कबीले से परिचित होने के लिए तियान रको ले जाओ। हाँ चाची जी, ज़ुएलुओ ने अपनी समझ का संकेत देते हुए थोड़ा सिर हिलाया। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। ये देखकर जून क्यानलिंग ने अपने भाई की बांह पकड़ ली और जाने नहीं दिया। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। जी ज़ुएलुआन ने जून लिंगटियन की दूसरी बांह को गले लगाया और धीरे से उसे हिलाया। जून लिंगटियन और जी ज़ुएलुओ असहाय थे और उन्हें उन दोनों को साथ ले जाने के लिए सहमत होना पड़ा। और जून लिंगटियन की उपस्थिति प्रत्येक हाथ पर एक लड़की के साथ भीड़ में मोफैन को तुरंत ईर्ष्यालु बना दिया। वह कई वर्षों से लक्ष्यों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी अनुकूलता में बमुश्किल थोड़ी सी ही बढ़ोतरी हो पाई थी। ये बच्चा अचानक क्यों आ सकता है और दो लड़कियां उससे चिपकी हुई हैं। इसलिए जब जून लिंगटियन और अन्य लोग मोफैन के पास से गुजरे तो मोफैन ने बेशर्मी से बात की। जी मोफन युवा कबीले नेता को बधाई देते हैं। हेलो भाई मोफैन। जी ज़ुएलुआन ने भी जी मोफान को बधाई दी। मम्मा नमस्ते सिस्टर ज़ुएलुआन, नमस्ते सिस्टर ज़ुलुओ। मोफैन ने जी ज़ुएलुआन और जी ज़ुएलुओ की ओर सिर हिलाते हुए कहा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आप जी मोफान हैं। जून लिंगटियन ने मोफैन की आभा और रूप रंग को याद करते हुए सिर से पैर तक चंचलतापूर्वक उसकी जांच की। युवा कबीले का नेता मुझे जानता है। मोफैन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्या उसका नाम पहले ही इस बच्चे के कानों तक पहुंच गया था? हालांकि वह जून लिंगटियन से बहुत ईर्ष्या करता था, अगर वह जून लिंगटियन के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सका तो यह उसके भविष्य के मिशनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 29 स्नो ड्रैगन स्टीड। मुझे नहीं पता, जून लिंगटियन ने उदासीनता से बात की, फिर मुड़े और चले गए। ये देखते ही जी ज़ुएलुओ और जून क्यानलिंग ने तुरंत उसका पीछा किया, केवल जी ज़ुएलुआन को मोफैन की ओर देखने के लिए छोड़ दिया और उसकी आंखों में माफी का भाव था। धिक्कार है, बस तुम रुको, देर सवेर मैं तुम्हें घुटनों के बल बैठकर कॉन्क्वेस्ट गाने पर मजबूर कर दूंगा। मोफैन को अपमानित महसूस हुआ, उसका दिल आक्रोश से हिल गया। चलो जी मोफान, हमें अभी भी स्पिरिट बीस्ट्स को खाना खिलाना है। प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य जो मोफैन के पास खड़े थे ने पुकारा। ये सही है, जानवरों को वश में करने का मेरा कौशल किसी से पीछे नहीं है। ये सोचकर मोफैन ने अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली और पूरी ताकत से जोर से सीटी बजाई। तुरंत ड्रैगन के सिर, घोड़े के शरीर और पीठ पर पंखों के साथ बर्फ सफेद स्पिरिट जानवरों का एक समूह क्षितिज से सर पर दौड़ने लगा। वे चांदी की बहती हुई नदी की तरह लग रहे थे। ये स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स है। हवा के बीच से देखते हुए जी ज़ुएलुआन की आंखें चमक उठीं। स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स के पास ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है। वे सर्वांग शुद्ध श्वेत हैं और उनके सिर के शीर्ष 7 रंगीय दिव्य प्रकाश से चमकते हैं। उनकी शक्ल स्वर्ग विरोधी थी और उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिससे वे परिवहन के उत्कृष्ट साधन बन गए। हालांकि उन्हें वश में करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स भले ही सौम्य दिखते थे, लेकिन वास्तव में उनका स्वभाव बेहद हिंसक था। इससे पहले मोफैन ने जी ज़ुएलुआन की अनुकूलता को 60% तक सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए अपने जानवरों को वश में करने के कौशल पर भरोसा किया था। भाई, मैं भी उन स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स की सवारी करना चाहता हूं। जून क्यानलिंग ने जून लिंगटियन की ओर अपनी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं। सवारी करना चाहते हैं, यह आसान है। जून लिंगटियन ने बोलना समाप्त करने के बाद मोफैन की तरह ही जोर से सीटी बजाई। अगले ही पल स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स जो मूल रूप से मोफैन की ओर जा रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी और तुरंत दिशा बदल दी। वे जून लिंगटियन और अन्य की स्थिति की ओर सर पर दौड़े। क्या चल रहा है जी मोफान, आपका आदेश बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। पहले से प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य ने मुस्कुराकर चिढ़ाया। ये सुनकर अन्य प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्यों ने भी उपहास के भाव दिखाए। इस जी मोफन ने सामान्य रूप से दिखावा करने के लिए अपने जानवरों को वश में करने के कौशल पर भरोसा किया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह आज सफल हो जाएंगे। शापित जानवर। मोफैन ने अपने चारों ओर हो रहे उपहास का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने फिर से अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली। उसने जोर से सीटी बजाई। हालांकि स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स, जिन्हें मूल रूप से उनके द्वारा विकसित बीस्ट कंट्रोल आर्ट द्वारा नियंत्रित किया गया था, ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी हो और जून लिंगटियन की स्थिति की ओर बढ़ते रहे। जी मोफन, क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? जी मोफन, इसे जोर से करो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड को कोई प्रतिक्रिया न दिखाते हुए देखकर प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्यों ने बाहर से उसका बेरहमी से मजाक उड़ाया। सबके चेहरे पर शुद्ध संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। चूंकि इनमें से कई स्पिरिट बीस्ट झुंडों को आमतौर पर जी मोफान द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसलिए यदि वे उन पर सवारी करना चाहते थे तो उन्हें उसका चेहरा देखना पड़ता था और अनुमति मांगनी पड़ती थी। इससे उनके दिलों में नाराजगी कैसे पैदा नहीं होगी। हालांकि ये देखकर भी मोफैन ने हार नहीं मानी और सीटी बजाना जारी रखा। इस प्रयास से उसका चेहरा चमकदार लाल हो गया। हा देखो, क्या जी मोफान का चेहरा सुअर के जिगर जैसा नहीं दिखता? इस पर आसपास के प्राचीन दिव्य कबीले के सभी शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। अंत में 7 रंग की दिव्य रोशनी के साथ बर्फ सफेद स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स का समूह जून लिंगटियन और अन्य 3 के सामने लगातार रुक गया। यहां तक कि उन्होंने एक खीखी भी निकाली। जानवरों, यह विद्रोह है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं वापस आकर तुम्हें सबक न सिखाऊं। मोफैन अंदर से हताश और क्रोधित था। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से बदसूरत लग रही थी। सिस्टम, क्या आपने यह नहीं कहा कि ग्रेट बीस्ट कंट्रोल आर्ट द्वारा वश में किए गए स्पिरिट बीस्ट को कोई भी आदेश नहीं दे सकता? अब क्या हो रहा है? कृपया मुझे उचित स्पष्टीकरण दें। सिस्टम के साथ अपनी दिव्य आत्मा के माध्यम से संचार करते हुए मोफैन ने अपने संदेह व्यक्त किए। मेजबान को रिपोर्ट करना, मुझे भी नहीं पता। सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज आई। भाड़ में जाओ, ग्रेट बीस्ट कंट्रोल आर्ट नरक में जाए। क्षेत्र छोड़ने के लिए एक आंदोलन तकनीक का उपयोग करते हुए मोफैन का चित्र चमक उठा। वह नहीं जानता था कि जून लिंगटियन स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स को कमांड इसलिए कर सका क्योंकि उसने डिवाइन ग्रेट बीस्ट कंट्रोल आर्ट विकसित किया था। मोफैन द्वारा वश में किए गए स्पिरिट बीस्ट्स पर वह आसानी से नियंत्रण हासिल कर सकता था। जी मोफन, आप कहां जा रहे हैं? 7 रंग वाले स्पिरिट सुअर अभी भी हमारे उन्हें खाना खिलाने का इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन दिव्य कबीले का एक शिष्य मोफैन के पीछे हटने पर चिल्लाया, लेकिन बाद वाले ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जल्द ही आंखों से ओझल हो गया। वास्तव में बिना अनुमति के अपना पद छोड़ रहा हूं। ऐसा मत सोचो कि मैं कबीले के बुजुर्गों को इसकी सूचना नहीं दूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारा मासिक भत्ता काट दूंगा। प्राचीन दिव्य कुल का शिष्य मुस्कुराहट के साथ बोला।
भाई, स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड का पिछला हिस्सा बहुत नरम है। स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड पर बैठे हुए जून क्यानलिंग बेहद उत्साहित दिख रहे थे। कभी कभी उसके सिर के ऊपर 7 रंगों की आभा को छूने के लिए आगे बढ़ते थे। बेशक, एक पल में शांत बैठिए। इन स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स की गति को मैरियट बीस्ट रिकॉर्ड्स में शीर्ष 100 में स्थान दिया गया है। जी जुएलुआन को एक ड्रैगन घोड़ा मिला जो उसे पसंद था और वह उस पर चढ़ गई और अपने हाथों में 2 ड्रैगन मूंछें पकड़ ली। ये देखकर जून क्यानलिंग ने भी उसका अनुसरण किया और 2 ड्रैगन मूंछें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड का नेता जून लिंगटियन के पास आया और उसकी बांह दबा दी। फिर वह अपने अगले पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया। जून लिंगटियन ने संकोच नहीं किया और सीधे उस पर चढ़ गए। फिर उसने अपना हाथ जी जुएलुओ की ओर बढ़ाया। जी जुएलुओ ने उस गोरी हथेली को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसने जून लिंगटियन के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। आखिरकार जब वे छोटे थे तो वे अक्सर एक ही आत्मिक जानवर पर एक साथ सवार होते थे। जैसे ही जी जुएलुओ जून लिंगटियन के सामने बस गए, जून लिंगटियन ने अपने पैर दबाए और स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स के नेता को तुरंत आदेश मिला। उसने अपने सामने के खुरों को थोड़ा ऊपर उठाया, हिनहिनाने की आवाज निकाली और उसके बर्फ सफेद पंख हल्के से फड़फड़ाए। अगले ही पल स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड बिजली की तरह सीधे बादलों में जा घुसा। यात्रा की गति उनके आने की तुलना में कई गुना तेज थी। बिजली जैसी गति ने 2 लड़कियों जून क्यानलिंग और जी जुएलुआन को लगातार चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वाह, इतना तेज, इतना रोमांचक, वुह, चार्ज। यहाँ तक कि ठंडी और खूबसूरत जी जुएलुओ के मुंह के कोने भी थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसी समय अपनी पीठ पर ठोस छाती को महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक लाली आ गई। डिंग, जी जुएलुओ की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। मोफैन से 100 नियति मूल्य अंक लूट लिए हैं। दिवंगत मोफैन ने स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड को बादलों के बीच से गुजरते हुए देखा और 2 लोग जून लिंगटियन और जी जुएलुओ एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति क्रोध से विकृत थी। वह सीधे पहुंचा और एक स्पिरिट चिकन को पकड़ लिया, तेजी से एक एक करके उसके पंख उखाड़ दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पिरिट चिकन ने कितना संघर्ष किया या अपने पंख फड़फड़ाए, कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी अंतिम नियति ये थी कि इसे नंगा करके तोड़ लिया जाए और एक बर्तन में फेंक दिया जाए। भाई, हम आदिम दिव्य पर्वत के शिखर को देखने क्यों नहीं जाते? इस समय जून क्यानलिंग ने सुझाव दिया। ऐसा कहा गया था कि आदिम दिव्य पर्वत की चोटी देखी नहीं जा सकती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या आज ये सच है। ये सुनकर जी जुएलुआन ने भी उम्मीद से भरे चेहरे के साथ जून लिंगटियन की ओर देखा। हालांकि वह बचपन से यहीं रहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं देखा था कि आदिम दिव्य पर्वत का शिखर कहाँ है। हाँ चचेरा भाई, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। हालांकि ये सुनकर जी जुएलुओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने धीरे से डांटा, बकवास। जुएलुआन, चचेरा भाई, आदिम दिव्य पर्वत के शिखर पर एक बहुत शक्तिशाली प्रतिबंध है। हमें इसमें झांकने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? डांट सुनकर 2 लड़कियों जून क्यानलिंग और जी जुएलुआन ने तुरंत अपनी जीवंतता खो दी। उनके चेहरे अनिच्छा से भरे हुए थे। वे वास्तव में आदिम दिव्य पर्वत के शिखर को देखना चाहते थे और उस रहस्यमय पर्दे को उजागर करना चाहते थे। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें आदिम दिव्य पर्वत के शिखर को दिखाने ले जाऊंगा। जून लिंगटियन के ये कहने के बाद उन्होंने सीधे स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड से संवाद किया और उनकी दिशा बदल दी। या भाई, सबसे अच्छा है। लंबे समय तक जीवित रहें चचेरे भाई। डिंग, जी जुएलुआन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है, जिससे 200 नियति मूल्य अंक प्राप्त हुए हैं। 30 चमकदार तारों वाला आकाश। जून क्यानलिंग और अन्य 2 लड़कियों के चेहरे पर निराशा और अनिच्छा पूरी तरह से गायब हो गई और उनके चेहरे एक बार फिर उत्साहित मुस्कान से भर गए। चचेरे भाई, यह आदिम दिव्य पर्वत अकल्पनीय रूप से ऊंचा है। केवल स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड के साथ शिखर तक पहुंचना असंभव है। जी जुएलुओ ने उसे याद दिलाने के लिए बात की, क्योंकि वह एक बार इसकी उपस्थिति की एक झलक देखना चाहती थी, लेकिन चाहे वह कई महीनों तक कितनी भी उड़ान भर ले, वह शीर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह आसान है, मुझे देखो। जून लिंगटियन ने सम्राट ग्रेट स्थानिक ट्रांसमिशन स्क्रॉल निकालते हुए कहा। उसने तुरंत उसे सुलगाया और आगे फेंक दिया। एक पल में एक स्थानिक प्रसारण चैनल सीधे उनके सामने आ गया। एक सम्राट ग्रेट ट्रांसमिशन स्क्रॉल। चचेरे भाई, यह आपके जीवन को बचाने के लिए आपका तुरुप का पत्ता है। आप इसे इतनी लापरवाही से कैसे उपयोग कर सकते हैं? जी जुएलुओ के स्वर में निंदा की झलक थी, जो स्पष्ट रूप से जून लिंगटियन की भलाई के बारे में सोच रही थी। चिंता मत करो, मेरे पास और भी है। जून लिंगटियन ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी। वास्तव में उसके पास इन ट्रांसमिशन स्क्रॉल का एक पूरा ढेर था, विशेष रूप से उन स्थितियों में उपयोग करने के लिए जहां यह उसकी खेती को उजागर करने के लिए उपयुक्त नहीं था। अगले ही पल मुख्य घोड़े के नेतृत्व में स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स का पूरा झुंड ट्रांसमिशन चैनल से गुजरा, जिसमें एक महान सम्राट की दावकाविता थी। थोड़ी देर बाद स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड जून लिंगटियन और अन्य लोगों को लेकर ट्रांसमिशन चैनल के दूसरे छोर से बाहर निकला। प्रवेश करने पर आकाश तारों की एक आकाशगंगा से बिखरा हुआ था और रंगीन अज्ञात तारा प्रणालियां आकाश के किनारे पर लटकी हुई थीं। उनके चारों ओर कुछ फ्लोरोसेंट पदार्थ थे जो विलोकैटिकिन्स की तरह दिखते थे। अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला तारों से भरा आकाश दृश्य हर किसी की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। ज्यादा दूर नहीं, स्वर्ग का एक स्तंभ शून्य क्षेत्र में घुस गया, जिसका गंतव्य अज्ञात है। वह आदिकालीन दिव्य पर्वत था। वाह, क्या यह आदिम दिव्य पर्वत का शिखर है? जून क्यानलिंग और जी जुएलुआन पहले ही चौंकाने वाले दृश्य में खो गए थे, खुद को निकालने में असमर्थ थे। रात का ऐसा दृश्य उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सटीक रूप से कहें तो यह अभी तक आदिम दिव्य पर्वत का शिखर नहीं है, लेकिन मैं शिखर पर लगे प्रतिबंध को नहीं खोल सकता, इसलिए मैं अधिक से अधिक यहीं तक ही पहुंच सकता हूं। जून लिंगटियन ने समझाया। दरअसल अपनी साधना से वह मूल रूप से 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में कहीं भी जा सकता था, लेकिन अगर वह जी जुएलुओ और अन्य लोगों को साथ लाता है तो उसे अपनी महान सम्राट खेती का खुलासा करना होगा। कोई बात नहीं चचेरा भाई, हम पहले से ही ऐसे दृश्यों को देखकर बहुत संतुष्ट हैं। जी जुएलुओ जून लिंगटियन के शरीर के सामने आराम करते हुए थोड़ा पीछे झुक गए। डिंग, जी जुएलुओ की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है, जिससे मोफैन के भाग्य मूल्य के 100 अंक लूट लिए गए हैं। डिंग, जी जुएलुआन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है, जिससे भाग्य मूल्य के 100 अंक लूट लिए गए हैं। जैसे ही ये 2 सिस्टम अधिसूचना ध्वनियां फिर से सुनाई दी, जून लिंगटियन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। जून क्यानलिंग की अनुकूलता नहीं बढ़ने का कारण यह था कि अपने भाई के प्रति उसकी अनुकूलता पहले ही अधिकतम हो चुकी थी। ठीक उसी तरह जून लिंगटियन ने यहाँ 3 महिलाओं के साथ तारों से भरे आकाश को देखते हुए काफी समय बिताया। जी जुएलुओ से अलग होने के वर्षों के दौरान जो मनमुटाव जमा हुआ था वह भी धीरे धीरे गायब हो गया। जब तक वे सौंदर्य की दृष्टि से थक नहीं गईं, तब तक वह तीनों महिलाओं को स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड की सवारी के लिए फिर से नहीं ले गया। जब वे प्राचीन दिव्य कबीले के क्षेत्र में लौटे, जून लिंगटियन, जो स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड से उतरे थे, ने लापरवाही से उसे कुछ हल्के सम्राट ग्रेड औषधीय गोलियां खिलाईं। वैसे उसने उस आध्यात्मिक छाप को भी नष्ट कर दिया जो मोफैन ने उसके शरीर में छोड़ी थी।
स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड अपने बंधनों से मुक्त होकर खुशी से फुफकारने लगा और जून लिंक्टियन की हथेली से रगड़ने लगा। फिर जून लिंक्टियन के संकेत पर इसने स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड का नेतृत्व किया, जो क्षितिज की ओर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। आगे बढ़ने की प्रक्रिया में स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स के नेता ने लगातार कई प्रमुख क्षेत्रों को तोड़ दिया। इसका स्वरूप और भी अधिक जादुई एवं सुंदर हो गया। डिंग, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मोफैंग के लेआउट को नष्ट कर दिया, डेस्टिनी वैल्यू के 100 अंक लूट लिए। उसी समय मोफैंग के मुंह के कोने से अचानक खून का एक निशान बह निकला। वह आध्यात्मिक छाप को बलपूर्वक मिटाने के कारण उत्पन्न प्रतिक्रिया थी। क्या हो रहा है? स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड के शरीर में मैंने जो आध्यात्मिक छाप लगाई थी वह गायब क्यों हो गई? चेतावनी, चेतावनी, दूसरे लक्ष्य और तीसरे लक्ष्य की अनुकूलता कम हो गई है। कृपया मेजबान इसे जल्द से जल्द ठीक करें। क्या? सिस्टम की अधिसूचना सुनकर मोफैंग ने जल्दी से अपना सिस्टम पैनल पुनः प्राप्त कर लिया। फिर उसने इसे कैप्चर लक्ष्य के इंटरफेस पर सरका दिया। क्या बात है? जी जुएलुओ की अनुकूलता केवल 10% है। जी जुएलुआन की अनुकूलता भी 30% तक गिर गई है। अपने सामने डेटा को देखते हुए मोफैंग स्तब्ध महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, केवल एक दिन में मुक्तिपूर्व युग में लौटने के लिए। एकमात्र चीज जिसने उसे कुछ राहत दी वह ये थी कि जून लिंक्टियन की मां जी याओ की उसके प्रति अनुकूलता नहीं बदली थी। ये वह है, ये वह है, ये वही होगा। इस समय मोफैंग ने समस्या के कारण के बारे में सोचा। ये सब जून लिंक्टियन के प्रकट होने के बाद हुआ। जैसे ही मोफैंग अपने दिल में समस्या को हल करने के बारे में सोच रहा था, आकाश में एक तेज हिनहिनाहट की आवाज गूंज उठी। ये स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड निकला जो जून लिंक्टियन और अन्य लोगों को ले जाने के बाद स्पिरिट बीस्ट गार्डन में लौट रहा था। ठीक समय पर लौटकर तुम शैतान हो, देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मोफैंग इस समय गुस्से में था और स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड का अब लौटना बंदूक के थूथन में दौड़ने जैसा था। महान ग्रेट जानवर नियंत्रण तकनीक, मोफैंग चिल्लाया और उसके हाथ सील बनाते रहे। अगले ही पल एक जटिल पशु नियंत्रण सील उसके सामने प्रकट हुई। ये देखकर मोफैंग ने जानवर नियंत्रण सील को नियंत्रित किया और उसे अग्रणी स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड की ओर हिंसक रूप से गोली मार दी। हालांकि जिस क्षण वह जानवर नियंत्रण सील स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड के शरीर में प्रवेश कर गया, मोफैंग ने अचानक मुंह से खून उगल दिया और उसकी पूरी आभा तुरंत खत्म हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मोफैंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड को आश्चर्य से देखा। उत्तरार्ध ने वास्तव में एक मानव जैसी मुस्कान प्रकट की और उसकी आंखों में एक उत्तेजना भी थी। मैं बहुत नाराज हूँ। सिस्टम, आखिर क्या चल रहा है? क्या आपने नहीं कहा कि यह ग्रेट बीस्ट कंट्रोल तकनीक स्पिरिट बीस्ट को नियंत्रित कर सकती है, जो किसी की अपनी खेती से 2 प्रमुख क्षेत्र हैं? इतनी कुशलता से अभ्यास करने के बावजूद भी मैं असफल क्यों हुआ? मोफैंग का लहजा दोष से भरा था, उसका चेहरा पहले से ही सुअर के जिगर की तरह गुस्से में था। मेजबान को रिपोर्ट करते हुए स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड की खेती लेसर सेंट दायरे तक पहुंच गई है, जो आपसे 4 प्रमुख दायरे ऊंचे हैं। तो यह उचित है कि आपका अनुबंध विफल हो गया। क्या लेसर सेंट रीलम, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? मोफैंग गुस्से में था। उसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि जानवर जिसे अभी अभी घुमाने के लिए बाहर निकाला गया था, वास्तव में लगातार स्थानों को तोड़ सकता है। अब करीब से देखने पर प्रमुख स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड के सिर पर 7 रंगों का प्रभामंडल वास्तव में पहले की तुलना में बहुत अधिक चमकदार था। उसका बर्फ सफेद फर भी अधिक चमकदार हो गया था। ये देखते हुए कि मोफैंग इसमें कुछ नहीं कर सकता, स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड ने गर्व से स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड का नेतृत्व किया और कई बार मोफैंग के चारों ओर चक्कर लगाया। फड़फड़ाते पंखों ने धूल से भरे आकाश को उड़ा दिया, जिससे मोफैंग अस्त व्यस्त दिखने लगा और फिर वह दूर चला गया। अरे जानवर, बस तुम रुको। अभिमानी स्नोड्रैगन स्पिरिट स्टीड झुंड को जाते हुए देखकर मोफैंग ने अपने दांत पीस लिए। सिस्टम, मैं एकांत में जाना चाहता हूँ। जब कबीले की प्रतियोगिता शुरू होने वाली हो तो मुझे याद दिलाना। ये कहने के बाद मोफैंग अपनी अमर गुफा में वापस चला गया और तुरंत एकांतवास शुरू कर दिया। 31 मोफैंग को ब्लैक कोल माउंटेन पर कोयला निकालने के लिए भेजें। जून लिंक्टियन और अन्य, जिन्होंने मूल रूप से चारों ओर देखने की योजना बनाई थी, अचानक जी याओ से एक आवाज प्रसारण प्राप्त हुआ। तियान ज़ूलुओ को जल्दी से मां के स्लीपिंग पैलेस में लाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। मैं समझता हूँ मां। जी याओ को जवाब देने के बाद जून लिंक्टियन ने जून क्यानलिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। चलो, मां ने हमारे लिए भोजन बनाया है, चलो चखें। हाँ, कुछ स्वादिष्ट भोजन का समय। शायद ये भाई मोफैंग है जिसने एक नया व्यंजन तैयार किया है। चलो जल्दी करो। जी जुएयुआन ने अधीरता से कहा, उसके मुंह के कोने से थोड़ी सी चमकदार लार पहले से ही बह रही थी। इस समय उसने अंततः जी मोफान की कुछ खूबियों के बारे में सोचा। उदाहरण के लिए उसके नाश्ते और व्यंजन काफी अच्छे थे, इसलिए जी मोफान के प्रति उसकी अनुकूलता अनिच्छा से थोड़ी बढ़ गई। ओह, जी मोफान। इस नाम को दोबारा सुनकर जून लिंक्टियन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार यदि बच्चे में कुछ कौशल नहीं है तो उसकी मां के लिए उसके प्रति कोई अनुकूलता रखना असंभव होगा। एक पल के बाद जून लिंक्टियन और अन्य लोग जी याओ के स्लीपिंग पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अंदर जाने से पहले ही उन्हें बेहद लुभावने खाने की खुशबू आ गई। यह उनकी भूख बढ़ाने में मदद नहीं कर सका। ये है हॉटपॉट की गंध। इसे सूंघने के बाद जून लिंक्टियन की आंखों के कोनों में एक फीकी मुस्कान आ गई। जाहिर है उसने पहले ही मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया था कि यह मोफैंग कहां से आया है। चचेरे भाई, इस डिश को हॉटपॉट कहा जाता है। यह अविश्वसनीय रूप से मसालेदार, सुगंधित और स्वादिष्ट है, वास्तव में एक दुर्लभ व्यंजन। जी जुएयुआन ने वाकपटुता से बात की, उसने स्पष्ट रूप से इस हॉटपॉट को अक्सर खाया। ये सुनकर जून क्यानलिंग शांत नहीं बैठ सके। सचमुच? तो चलो जल्दी चलें। फिर उसने जल्दी से सभी को अपने साथ खींच लिया, उनकी गति तेज कर दी। युवा कबीले नेता, दिव्य युवती, चचेरी बहन युवा मिस। महल की नौकरानियों ने उन चारों को देखकर बार बार उनका स्वागत किया। हालांकि जून क्यानलिंग और जी जुएयुआन केवल खाने के बारे में सोच रहे थे। मुख्य हॉल में प्रवेश करने के बाद जून लिंक्टियन और अन्य लोगों ने तुरंत केंद्रीय मेज पर एक बड़ा बर्तन रखा देखा। अंदर मसालेदार तेल उबल रहा था और उसमें से भाप उठ रही थी। विभिन्न स्पिरिट बीस्ट मांस को काटकर प्लेटों में व्यवस्थित किया गया था। वहां कई स्वादिष्ट स्पिरिट सब्जियां और फल भी थे। चचेरा भाई, इस हॉटपॉट का स्वाद सचमुच अच्छा है, आपको बाद में और खाना चाहिए। जी जुएलुओ ने जून लिंक्टियन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मम्मा, मुझे पता है ज़ूलुओ। जून लिंक्टियन के चेहरे पर मुस्कान थी। इस बीच दो लड़कियां, जून क्यानलिंग और जी जुएयुआन, पहले से ही मेज पर रखे बर्तनों पर लार टपका रही थीं। तियान ज़ूलुओ, तुम आ गए। जी याओ पीछे के हॉल से बाहर चले गए और सबके सामने आए। चाची, नमस्ते चाची। जी जुएलुओ और अन्य ने जी याओ को अपना सम्मान दिया। हम सभी परिवार हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया सभी लोग बैठें।
जैसे ही जियाओ ने अपनी सीट ली, जून लिंक्डइन और अन्य ने भी उसका अनुसरण किया। तियान ए, ये जी मोफान नामक कबीले के एक बच्चे द्वारा आविष्कार किया गया व्यंजन है। बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसे आजमाएं। जियाओ ने स्पिरिट बीस्ट के मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे बर्तन में घुमाया और फिर जून लिंक्डइन के कटोरे में रख दिया। माँ आपका शुक्रिया। जून लिंक्डइन ने स्पिरिट बीस्ट का मांस अपने मुंह में डाल लिया। सच कहा जाए तो इस जुआनहुआन दुनिया से हॉटपॉट में पकाया गया स्पिरिट बीस्ट का मांस वास्तव में उत्तम था। इसका बाद में मीठा स्वाद था, मुंह में लंबे समय तक रहने वाली खुशबू थी और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्यूई भी बह रही थी। बेटा, तुम अब भी मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो? जैसे ही जियाओ ने बात की, उसने जून लिंक्डइन के लिए स्पिरिट बीस्ट मांस के कुछ और टुकड़े घुमाए। माँ, आप पक्षपाती हैं। आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं निकती? केवल भाई के लिए ही क्यों? जून क्यानलिंग ने अपने गाल फुलाए हुए थे, वह बहुत मनमोहक लग रही थी। तुम्हारे अपने हाथ और पैर हैं, तुम्हें मेरी ओर से इन्हें घुमाने की आवश्यकता क्यों है? जियाओ ने जून क्यानलिंग की ओर अपनी आंखें घुमाई। तो फिर भाई साहब। जून क्यानलिंग कुछ हद तक क्रोधित थे। आपका भाई जून परिवार का युवा मास्टर और प्राचीन दिव्य कबीले का भावी युवा कबीले नेता है। आप अपनी तुलना उससे कर रहे हैं। जून क्यानलिंग को शब्दों की कमी देखकर जिजुएलुआन और अन्य लोग जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि जिजुएलुओ, जो शायद ही कभी मुस्कुराती थी, के होठों के कोने पर हल्का सा कल था। इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच भोजन संपन्न हुआ। कबीले प्रमुख, मिठाई यहाँ है। उसी समय एक नौकरानी मेज पर हरी घास का केक लेकर आई। क्या वहाँ मिठाई भी है? माँ, आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? जून क्यानलिंग ने अपना पेट सहलाया और स्वादिष्ट हरी घास के केक को देखा। रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं थे। तुम्हें इतना खाने के लिए किसने कहा? अब तुम मुझे दोष दे रहे हो? जियाओ ने ठिठुरते हुए कहा और वह तुरंत चुप हो गया। अंत में जून क्यानलिंग ने संतुष्टिपूर्वक अपना मुंह पोंछने और डकार लेने से पहले खुद को हरी घास के केक का एक और बड़ा टुकड़ा खाने के लिए मजबूर किया। अब तक मेज पर रखा खाना पूरी तरह साफ हो चुका था। जी जुएलुआन और जून क्यानलिंग दोनों पूरी तरह संतुष्ट दिखे। जुलुओ, उनके पाचन में मदद के लिए उन्हें सैर पर ले जाओ। मुझे माँ के साथ कुछ बातों पर चर्चा करनी है। जून लिंक्डइन ने जी जुएलुओ से कहा। मैं समझता हूँ, चचेरा भाई। जी जुएलुओ ने जवाब दिया और फिर जून क्यानलिंग और अन्य को मुख्य हॉल से बाहर ले गए। यह क्या है, तियान र? जी याओ ने जून लिंक्डइन की ओर देखा। माँ, मुझे संदेह है कि इस जी मोफन में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है? जैसे क्या? ये सुनकर जी याओ की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरअसल जब जी मोफान ने पहली बार अजीब हरकतें शुरू की तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। बात बस इतनी सी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक ही आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो। वह न केवल एक कुशल रसोइया था, बल्कि वह स्पिरिट बीस्ट को पालने में भी बेहद कुशल था। यहाँ तक कि जियाओ भी कभी कभी उनसे पाक संबंधी मामलों पर सलाह लेती थी। यही कारण था कि उनके प्रति उनकी अनुकूलता थोड़ी बढ़ गई थी। वास्तव में मैंने ये हॉटपॉट बहुत पहले खाया है और यही बात उस हरी घास के केक पर भी लागू होती है। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अभी भी बना सकता हूँ। जियाओ को संदेह करने से रोकने के लिए जून लिंक्डइन ने तुरंत प्रदर्शन करने की तैयारी की। कोई जरूरत नहीं है, तियान र। माँ तुम पर विश्वास करती है। तुमने ये चीजें कहाँ से खाई? यह एक बहती हुई दूसरी दुनिया में था जिस पर मेरी नजर गलती से पड़ गई। आध्यात्मिक क्यूई वहां दुर्लभ थी और जीवन काल 100 वर्ष से अधिक नहीं था। ऐसी कोई चीज मौजूद है। ऐसा लगता है कि इस जीमोफन के पास वास्तव में कुछ मुद्दे हैं। जून लिंक्डइन के शब्दों को सुनने के बाद जीमोफान के प्रति जियाओ की अनुकूलता पूरी तरह से गायब हो गई। इसके अलावा उसे आश्चर्य होने लगा कि वह प्राचीन दिव्य कबीले में कैसे घुसने में कामयाब रहा और वह किस मकसद से अंदर घुसा था। डिंग, मोफैन के प्रति जियाओ की अनुकूलता गायब हो गई है। 500 नियति मूल्य लूट लिए गए। चेतावनी, चेतावनी, मेजबान के प्रति पहले पीछा लक्ष्य की अनुकूलता हिमांक बिंदु तक गिर गई है। कृपया तुरंत उपचारात्मक कार्रवाई करें। क्या? मोफैन, जिसने अभी अभी कल्टीवेट के लिए अपनी आंखें बंद की थी, सिस्टम की अधिसूचना सुनकर उसने आंखें खोल लीं। फिर उन्होंने सिस्टम पैनल खोला जिसमें उनके लक्ष्य की अनुकूलता दर्ज की गई। इसे देखते हुए जियाओ की उसके प्रति अनुकूलता वास्तव में शून्य हो गई थी। इससे साबित हुआ कि जियाओ के मन में अब उसके प्रति कोई अनुकूलता नहीं रही। उनके दीर्घकालिक प्रयासों के परिणाम एक पल में गायब हो गए थे। धिक्कार है, ये वह है, ये वही होगा। मोफैन पहले से ही जून लिंक्डइन के बेहद खूबसूरत चेहरे से ईर्ष्या से पागल हो गया था। अब जब दूसरे पक्ष ने उसकी योजनाओं को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था तो उसके प्रति उसकी नफरत और भी गहरी हो गई। कुत्ते, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं मोफैन एक आदमी नहीं हूँ। मोफैन आकाश की ओर गरजा, उसका चेहरा अत्यधिक विकृत हो गया। माँ, मेरा सुझाव है कि मोफैन को निर्वासित कर दिया जाए और फिर उसे गुप्त रूप से देखा जाए कि उसका असली उद्देश्य क्या है। मुख्य हॉल के अंदर जून लिंक्डइन ने जियाओ को सुझाव दिया। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उसे कोयला खनन की निगरानी के लिए बाहरी दुनिया के ब्लैक कोल माउंटेन पर जाने दें। जियाओ ने यह सुनकर सिर हिलाया और तुरंत एक आदेश जारी किया। 32 सूरजमुखी कैनन। जैसे ही जियाओ ने अपना आदेश जारी किया, ऐसे मामलों के प्रभारी बुजुर्ग मोफैन की अमर गुफा की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर बाद वह मोफैन की अमर गुफा के बाहर खड़ा हो गया। जी बोचांग, कबीले के बुजुर्ग, तुम्हें मुझसे क्या काम? मोफैन, जो हाल ही में एकांत में गया था, ने आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। जी बोचांग, कबीले प्रमुख के मौखिक आदेश से कबीले प्रतियोगिता के बाद आपको विशेष रूप से एक कार्यकारी बुजुर्ग के रूप में सेवा करने के लिए ब्लैक कोल माउंटेन पर जाने का आदेश दिया जाता है। क्या काला कोयला पर्वत? क्या ये कोयला खोदने वाले उन ऑक्स को प्रबंधित करने जैसा नहीं है? ये सुनकर मोफैन दंग रह गए। ये ब्लैक कोल माउंटेन हमेशा से ही गंभीर अपराध करने वाले कबीले के लोगों के लिए निर्वासन का स्थान रहा है। उसने स्पष्ट रूप से पहले कुछ नहीं किया था तो वे अचानक उसे निर्वासित क्यों कर रहे थे? जी बोचांग, क्या आपने मेरी बात सुनी? दूत एल्डर ने मोफैन को विचारों में खोया हुआ देखा और उसके चेहरे पर नाराजगी की एक झलक दिखी। मोफैन वास्तविकता में वापस लौटा और गहरी सांस ली। उसने अपने सामने वाले बुजुर्ग की ओर जलती आंखों से देखा। बुजुर्ग, मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे निर्वासित क्यों किया जा रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया? इतने सारे सवाल क्यों? बस आदेश का पालन करें। बुजुर्ग ने समझाने का कोई इरादा न दिखाते हुए ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और बिना पीछे देखे चले गए। क्या चल रहा है? वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? मोफैन अंदर से उन्मत्त था। यदि उसे ब्लैक कोल माउंटेन में निर्वासित कर दिया गया तो उसके प्रलोभन के 4 लक्ष्यों का क्या होगा? यदि वह उन्हें देख ही नहीं सका तो वह प्रलोभन की बात कैसे कर सकता है? क्या उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ा और उन काली चमड़ी वाले खून पीने वाले राक्षसों को बहकाना पड़ा? सिस्टम, अब मुझे क्या करना चाहिए? मोफैन ने अपनी एकमात्र आशा सिस्टम में रखी।
डिंग, मेजबान जिस खतरनाक संकट का सामना कर रहा है उसे देखते हुए अब आपको एक महान अवसर खोज कार्ड से पुरस्कृत किया गया है। बढ़िया अवसर खोज कार्ड। ये सुनकर मोफैन की आंखें चमक उठी। यदि वह कबीले प्रतियोगिता से पहले एक बड़ा अवसर प्राप्त कर सके तो वह निश्चित रूप से प्राचीन दिव्य कबीले की कबीले प्रतियोगिता के दौरान शानदार ढंग से चमकेगा। तब तक यदि उसने ब्लैक कोल माउंटेन में भेजे जाने से इनकार करने का अनुरोध किया तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। ये सोचकर मोफैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस महान अवसर खोज कार्ड का उपयोग किया। अगले ही पल उसके सामने एक रडार जैसा तकनीकी इंटरफेस प्रकट हुआ। एक विशेष ऊर्जा का उतार चढ़ाव केंद्र के रूप में मोफैन से आसपास के क्षेत्र में लगातार फैलता रहता है। जैसे जैसे समय बीतता गया अंततः मोफैन के तकनीकी इंटरफेस पर एक विशाल लाल बिंदु दिखाई दिया। सिस्टम, क्या ये लाल बिंदु दर्शाता है? मोफैन का चेहरा बेहद उत्साहित था। हाँ मेजबान, आपने सही अनुमान लगाया। ये बड़ा लाल बिंदु कम से कम सर्वोच्च स्तर के दिव्य खजाने की विरासत है। सिस्टम की सकारात्मक आवाज आने के बाद मोफैन की आंतरिक भावनाएं और भी अधिक उत्साहित हो गईं। यह मोफैन क्या कर रहा है? जून लिंगटिन, जो मोफैन की हरकतों पर ध्यान दे रहा था, उसे कबीले के मैदान से बाहर जाते हुए देखकर तुरंत भौंचक्का रह गया। फिर वह चमका और उसका पीछा किया। कुछ समय तक तेज गति से यात्रा करने के बाद मोफैन अंततः प्राचीन दिव्य कबीले के क्षेत्र के बाहरी इलाके में एक छोटी पहाड़ी पर रुक गया। ये जगह है। ये देखकर कि उसकी स्थिति मानचित्र पर लाल बिंदु से ओवरलैप हो गई है, मोफैन ने महान अवसर के प्रवेश द्वार की खोज शुरू कर दी। जून लिंगटिन, जो पीछा कर रहे थे, ने ये देखा और तुरंत नीचे की छोटी पहाड़ी को स्कैन करने के लिए अपनी सम्राट आंखों का इस्तेमाल किया। एक पल में पहाड़ी के नीचे का दृश्य उजागर हो गया। ये वास्तव में एक सर्वोच्च क्षेत्र पूर्णता कल्टीवेटर की विरासती कब्र है। मोफैन का उद्देश्य जानने के बाद जून लिंगटिन के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। फिर वह चमका और उस सर्वोच्च क्षेत्र की विरासत कब्र के अंदर प्रकट हुआ। अंदर जाने पर उसे एक सुनहरा कंकाल दिखाई दिया। इसका पूरा शरीर रूनों से टिमटिमा रहा था, एक सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। 10,000 वर्षों के बाद भी अक्षुण्ण बना हुआ था और उस कंकाल के हाथ में एक लेगेसी जेड स्लिप थी। इसे वुजी स्वॉर्ड कैनन नाम दिया गया। कंकाल के हाथ पर अंतरिक्ष रिंग में अभी भी कई बोतलें और जार थे, साथ ही कुछ हथियार भी थे, लेकिन अधिकांश बेकार वस्तुएं थीं। केवल एक सर्वोच्च स्तरीय आत्मा तलवार में अभी भी आध्यात्मिकता का संकेत बरकरार है। जून लिंगटिन की आभा को महसूस करने के बाद एक मानव सदृश प्रेत धीरे धीरे पहले से गतिहीन कंकाल से संघनित हुआ। लड़के, चूंकि तुम इस स्थान तक पहुंचने के लिए मेरे द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हारा भाग्य मेरे साथ है। क्या तुम मेरी विरासत पाने के इच्छुक हो? चूंकि आप इच्छुक हैं तो आपने घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं किया? ह्यूमनॉइड प्रेत की गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी, जिसमें सर्वोच्च क्षेत्र दिव्य शक्ति का निशान भी था। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वे वास्तव में दूसरे पक्ष के झांसे में आ जाते और आज्ञाकारी रूप से घुटने टेक देते और झुक जाते। चेतना के बिना मात्र एक प्रक्षेपण। यहां तक कि अगर आपका सच्चा व्यक्तित्व यहां होता तो भी आप मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। जून लिंगटिन ने ठिठुरते हुए कहा और इसे दूसरे पक्ष के खिलाफ नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपने हाथ से एक कल्टीवेशन टेक्निक जेड स्लिप निकाली और इसे कंकाल के हाथ में कल्टीवेशन टेक्निक से बदल दिया। ये सब करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और पूरे दृश्य को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। जिसमें प्रकट हुआ मानवीय प्रेत भी शामिल था, उसे भी उसके द्वारा तुरंत बहाल कर दिया गया था। मोफैन को फिर से देखते हुए इस समय उसे केवल लेगेसी कब्र का प्रवेश द्वार ही मिला था। इसके बाद वह कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी टेस्ट, हॉट नेचर टेस्ट और टैलेंट रूट बोन टेस्ट से गुजरे। अंत में कई दिन बिताने के बाद वह आखिरकार लेगेसी कब्र में प्रवेश कर गया। मुख्य कब्र कक्ष में प्रवेश करने के बाद सामने चमकती सुनहरी रोशनी को देखकर मोफैन को तुरंत अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक पल के लिए अनुकूलन करने के बाद उसने करीब से देखा और उसके सामने का दृश्य देखकर तुरंत उत्तेजित हो गया, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं। सर्वोच्च क्षेत्र, ये वास्तव में एक सर्वोच्च लोक शव है। रसातल जैसी और उससे आने वाले समुद्र जैसे दबाव को महसूस करते हुए मोफैन की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उत्साहित हो गई, क्योंकि उसने एक नजर में देखा कि लाश के हाथ में शक्तिशाली दाव तुकबंदी वाली लेगेसी जेड स्लिप थी। हा, मैं मोफैन वास्तव में स्वर्गीय दाव द्वारा संरक्षित नियति का बच्चा हूँ। बस तुम रुको, हे छोटे जानवर। एक बार जब मैं विरासत स्वीकार कर लूंगा तो मैं कबीले प्रतियोगिता में आपको चुनौती देने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। जून लिंगटिन की शक्ल के बारे में सोचते हुए मोफैन अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर उसने दूसरे पक्ष को बुरी तरह नहीं पीटा तो उसके दिल में नफरत को सुलझाना मुश्किल होगा। जैसे ही मोफैन अंदर कल्पना कर रहा था, एक मानवीय प्रेत कंकाल के सिर के ऊपर एक बार फिर से संघनित हो गया। लड़के, चूंकि तुम इस स्थान तक पहुंचने के लिए मेरे द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में सक्षम थे, इसलिए तुम्हारा भाग्य मेरे साथ है। क्या तुम मेरी विरासत पाने के इच्छुक हो? इच्छुक? निस्संदेह मैं इच्छुक हूं। मोफैन ने चावल पर चोंच मारने वाले चूजे की तरह बार बार सिर हिलाया। चूंकि आप इच्छुक हैं तो आपने घुटने टेककर प्रणाम क्यों नहीं किया? ये सुनकर मोफैन बिना किसी हिचकिचाहट के घुटनों के बल बैठ गए और बार बार झुके। शिष्य जी बोचांग श्रद्धेय गुरु को सम्मान देते हैं। चूंकि आपने मुझे अपना पूजनीय गुरु मान लिया है, इसलिए इस साधना तकनीक को अपनाएं और इसे विकसित करें। ये कहने के बाद कंकाल के सिर के ऊपर का मानवाकार प्रेत धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके हाथ में मौजूद लेगेसी जेड स्लिप भी धीरे धीरे मोफैन के सामने चली गई। ये देखकर मोफैन के चेहरे पर तुरंत खुशी के भाव आ गए। फिर उसने आशा भरी दृष्टि से उसे उठाया और ध्यान से देखा। सूरजमुखी दिव्य कैनन, लेगेसी जेड स्लिप पर नाम देखकर मोफैन की मुस्कान ठिठक गई। ब्लू स्टार से एक स्थानांतरण यात्री के रूप में वह सूरजमुखी शब्द का अर्थ कैसे नहीं जान सकता था। मुझे आशा है कि यह वैसा नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ। मोफैन ने अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, यह उम्मीद करते हुए कि यह सिर्फ एक संयोग था। फिर उसने घबराकर अपनी चेतना उसमें डाल दी। हालांकि अगले ही पल उनके दिमाग में 8 बड़े पात्र उभर आए। इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले खुद को बधिया करना होगा। 33 मोफैन की पसंद। नरक में जाओ। मोफैन ने सीधे लेगेसी जेड स्लिप उसके हाथ में फेंक दी। सिस्टम, तुम मेरे साथ खेल रहे हो, है ना? क्या गलत है मेजबान? क्या लेगेसी जेड स्लिप अनुपयोगी है? सिस्टम की ठंडी यांत्रिक आवाज फिर आई। आपको पहले ये देखना चाहिए कि उस जेड स्लिप के अंदर किस तरह की चीज है। मोफैन गुस्से में थे। यदि वह खेती तकनीक का पालन करता तो वह किस प्रकार की देवी रणनीति बना रहा होता। अगर वह रणनीति में सफल भी हो गए तो क्या फायदा। जब मोफैन की देवी रणनीति प्रणाली ने यह सुना तो उसने तुरंत लेगेसी जेड स्लिप को स्कैन किया। डिंग, पूरा स्कैन करें। यह विरासती खेती तकनीक एक उच्च ग्रेड सम्राट रैंक खेती तकनीक है। इस खेती तकनीक को विकसित करने से महान सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने की उच्च संभावना है।
महान सम्राट प्राप्त करें। ये सुनकर मोफैन की अभिव्यक्ति चमक उठी। एक ओर पीक खेती का प्रलोभन था जो सभी युगों तक व्याप्त रह सकता था। दूसरी ओर नश्वर इच्छाएं थीं। उसे वास्तव में इस बात पर विचार करना था कि कैसे चयन किया जाए। मेजबान, ये खेती तकनीक सबसे अनोखी खेती तकनीक है जिसका मैंने कभी सामना किया है। ये व्यवहारिक रूप से आपके लिए तैयार की गई है। मोफैन, इस खेती तकनीक को अपनाने से आपके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोफैन ने हैरान होकर पूछा, और सच कहूं तो वह वास्तव में थोड़ा प्रलोभित था। यह एक खेती तकनीक थी जिसे महान सम्राट क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। इतना बड़ा अवसर, उसे नहीं पता था कि उसे इसका दोबारा कब सामना होगा और तब तक उसकी खेती महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच चुकी होगी। क्या उसका शरीर एक पल में ठीक नहीं हो जाएगा? मेजबान को जवाब देते हुए, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रणाली देवी रणनीति प्रणाली है। जब तक रणनीति सफल है, यही सब मायने रखता है। अच्छा, उस स्थिति में लंबे दर्द की तुलना में छोटा दर्द होना बेहतर है। मोफैन भी एक क्रूर व्यक्ति था। मन बना लेने के बाद उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। डिंग, होस्ट ने 3000 डेस्टिनी वैल्यू लूट कर सफलतापूर्वक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अधूरा बना दिया है। शून्य क्षेत्र में जून लिंक्टिन ने इस दृश्य को देखा। उसके होठों पर एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति थी। मोफैन ने ये सब समाप्त करने के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए तुरंत अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई प्रसारित किया। फिर उसने सनफ्लावर डिवाइन कैनन लेगेसी जेड स्लिप उठाया। उन्होंने इसके भीतर आध्यात्मिक क्यूई परिसंचरण की विधि के अनुसार खेती करना शुरू किया और उन्होंने स्वर्ग और मनुष्य की एकता के दायरे में भी प्रवेश किया। ये कहा जा सकता है कि मोफैन वास्तव में महान योग्यता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इतनी कम उम्र में उनके पास पहले से ही दिव्य शक्ति क्षेत्र की साधना थी। शून्य क्षेत्र में जून लिंक्टिन ने उसे नहीं रोका। इसके बजाय उसने नीचे मोफैन को देखने के लिए अपनी जांच की आंख का इस्तेमाल किया। नाम, मोफैन जी मोफान। पहचान, प्राचीन दिव्य कुल शिष्य। साधना, दैवीय शक्ति क्षेत्र मध्य चरण। काया, 9 यान सर्वोच्च शरीर अपूर्ण। भाग्य, भाग्य का बच्चा सोना, स्वर्ग भेदी का अद्भुत गुलदाउदी सोना, मुरझाया हुआ गुलदाउदी, घायल पृथ्वी, बैंगनी, भाग्य मूल्य 23,000 अंक। स्वर्ग भेदी का अद्भुत गुलदाउदी, ये किस प्रकार की नियति है? जून लिंक्टिन को आंतरिक रूप से आश्चर्य हुआ। नियति से परिचित होने के बावजूद ये पहली बार था जब उसने ऐसी नियति के बारे में सुना था। मेजबान को जवाब देते हुए, स्वर्ग भेदी नियति का यह अद्भुत गुलदाउदी एक अत्यंत दुर्लभ नियति है, क्योंकि इससे व्यक्ति को स्वयं कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि यह कम साधना योग्यता वाले लोगों की साधना योग्यता में सुधार कर सकता है। जब तक कोई उनके साथ शारीरिक एकीकरण की खेती करता है, उनकी साधना योग्यता में लगातार सुधार होगा, यहां तक कि महान सम्राट प्राप्त करने के बिंदु तक, लेकिन इसका उपयोग केवल 10 बार ही किया जा सकता है। क्या वास्तव में ऐसी शारीरिक नियति है? सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद जून लिंक्टिन ने अजीब भाव से नीचे मोफैन की ओर देखा। उसके मन में पहले से ही कुछ योजनाएं थीं। देर हो रही है, वापस जाने का समय हो गया है। जून लिंक्टिन ने अपने दिल में ये सोचा और उसकी आकृति धीरे धीरे शून्य क्षेत्र में गायब हो गई। 3 महीने बाद प्राचीन दिव्य कबीले की कबीले प्रतियोगिता की पूर्व संध्या पर मोफैन, जो मूल रूप से लेगेसी कब्र में एकांत में थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक लाल रंग की दिव्य रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। हा, राजा क्षेत्र पूर्णता। मैं वास्तव में एक प्रमुख दायरे को पार कर गया और 3 महीने में राजा दायरे की पूर्णता तक पहुंच गया। मोफैन की तेज आवाज कब्र कक्ष में लगातार गूंजती रही, लेकिन वह खुशी में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। छोटे जानवर, बस रुको, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे पास आ रहा है। मोफैन ने इस समय सोचा कि जून लिंक्टिन केवल राजा क्षेत्र में ही प्रतीत होता है। क्या वह उसे आसानी से संभाल नहीं पाएगा? मेजबान, आपकी आवाज, मेरी आवाज में क्या खराबी है? मोफैन ने भौहें चढ़ा दी और एक और वाक्य कहा। उसने पाया कि उसकी आवाज पतली और तीखी हो गई है, बिल्कुल हिजड़े की तरह। फिर उसने एक दर्पण निकाला और खुद को देखा तो पाया कि उसका एडम का सेब भी ज्यादातर गायब हो गया था और उसकी दाढ़ी का भी काफी हिस्सा बाहर गिर गया था। धत्तेरी की, मोफैन ने अनजाने में ऑर्किड हाथ का इशारा किया, फिर एक गहरी सांस ली। ये चीजें वास्तव में उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप थी, लेकिन उसने इतनी जल्दी इनके आने की उम्मीद नहीं की थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसने वास्तव में इसका सामना किया तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा हीन महसूस कर रहा था। अपनी पिछली आवाज की नकल करने की कई बार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मोफैन को हार माननी पड़ी। फिर उसने सर्वोच्च क्षेत्र के कंकाल के हाथ में भंडारण अंगूठी को देखा। पूज्य गुरुजी, नाराज न हो, वैसे भी आपको अब इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपने शिष्य को इन्हें मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करने दें। इतना कहने के बाद मोफैन ने कंकाल के हाथ से स्टोरेज रिंग उतार दी। फिर उन्होंने इसकी जांच करने के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान की जांच की। सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि 2 स्पिरिट तलवारों और कुछ मार्शल कौशल और खेती तकनीकों के अलावा जिनका अभी भी उपयोग किया जा सकता है, अन्य सभी वस्तुएं समय की शक्ति का सामना नहीं कर सकी। ये सर्वोच्च तलवार सभ्य है, इसमें अभी भी बहुत सारी आध्यात्मिकता बची हुई है, उपयोग के लिए पर्याप्त है। मोफैन ने स्टोरेज रिंग को अपने हाथ में रखा, फिर कंकाल को देखा। वह मूल रूप से कंकाल को ले जाना चाहता था और इसे कुछ स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेचना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे रोक दिया। मेजबान, इस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी हड्डियों पर साधन रख दिए थे। आपकी वर्तमान खेती के साथ आप उन्हें नहीं तोड़ सकते। ओह, अच्छी बात है कि मैंने कोई अभिनय नहीं किया। इस अनुस्मारक को सुनकर मोफैन को पसीना आ गया। उसने चुपचाप पश्चाताप की आह भरी। चलो चलें, भव्य प्रतियोगिता निकट है, अब वापस जाने का समय है। इतना कहने के बाद मोफैन मूल रास्ते से अपने आवास पर लौट आए। इस बीच संपूर्ण प्राचीन दिव्य कबीला भी भव्य प्रतियोगिता के लिए स्थल और सजावट की तैयारी में व्यस्त था। अलग अलग संरचनाओं वाले विशेष अखाड़े एक के बाद एक बनाए गए। कबीला प्रतियोगिता प्राचीन दिव्य कबीले के युवा पीढ़ी के कृषकों की युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती थी। हर बार इसे बेहद गंभीरता से लिया गया, इसलिए जियाओ ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक कबीले प्रतियोगिता की निगरानी की। ये सुनिश्चित करना कि वह कबीले की युवा पीढ़ी के शिष्यों की प्रतिभा, योग्यता और खेती की स्थिति को समझे। आकाश में जून लिंक्टिन और 3 अन्य स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड्स पर सवार होकर कबीले प्रतियोगिता स्थल की ओर जा रहे थे। जब से जून लिंक्टिन ने स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड को वश में किया, पूरा स्नो ड्रैगन स्पिरिट स्टीड समूह उनके सामने अविश्वसनीय रूप से कोमल हो गया था। भाई, क्या तुम इस कुल प्रतियोगिता में भाग लोगे? जून क्यानलिंग ने अपने बगल में जून लिंक्टिन को देखा और उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर जीजुएलुओ और जीजुयुआन ने भी उधर देखा। मूल रूप से मैं भाग लेने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मुझे मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये कहने के बाद जून लिंक्टिन ने मोफैन के स्थान पर नजर डाली।
34 कबीला कांग्रेस। इस समय प्राचीन दिव्य कबीले के केंद्र का चौक पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कबीले की युवा पीढ़ी मूलतः सभी आ चुकी थी, यहाँ तक कि एकांत में रहने वाली कुछ राक्षसी प्रतिभाएं भी जाग उठी थीं। इस कबीले प्रतियोगिता का संबंध न केवल कबीले के भीतर उनकी रैंकिंग और स्थिति से था, बल्कि उच्च रैंक वाले लोगों को उदार पुरस्कार भी मिल सकते थे। शीर्ष 1000 को जल्द ही खुलने वाले अर्ध सम्राट स्तर के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्लॉट भी प्राप्त होंगे। सम्राट क्षेत्र, मेरे लिए तोड़ो। मोफैन की तीखी आवाज अमर गुफा के भीतर से फूट पड़ी। एक पल में दर्जनों मील के दायरे में आध्यात्मिक क्यूई को उसके द्वारा चूस लिया गया। उसी समय उसका क्षेत्र सम्राट क्षेत्र की श्रेणी में आ गया। इस कबीले प्रतियोगिता में मैं मोफैन को पहला स्थान लेना चाहिए। मोफैन का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह तुरंत अमर गुफा से निकलकर उस चौराहे की ओर बढ़ गया जहां कबीले की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। चौक पर 100 विशाल अखाड़े देखे जा सकते थे। प्रत्येक अखाड़ा लेसर सेंट दायरे के एक डीकन एल्डर से सुसज्जित था। उनके चारों ओर दूसरों के देखने के लिए ऊंचे मंचों का एक घेरा था। देखो, ये चचेरा भाई कियानमो है। मैंने सुना है कि चचेरे भाई कियानमो ने कुछ महीने पहले राजा क्षेत्र में कदम रखा था। वह निश्चित रूप से इस अवसर के लिए एक स्थान सुरक्षित करेगा। चूंकि कबीले प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा 18 और 30 के बीच थी, प्राचीन दिव्य कबीले के वे शिष्य जो उम्र की आवश्यकता को पूरा नहीं करते थे, वे केवल ऊंचे मंच से ही देख सकते थे। वह दिव्य पुत्र है। मैंने सुना है कि 1 महीने पहले उसकी साधना राजा क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह अब तक सफल हो चुका है। इसी समय असाधारण शक्ल और उभरे हुए सींग जैसे माथे वाला एक युवक बहुत दूर से चला आया। वह प्राचीन दिव्य कबीले का दिव्य पुत्र था जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था, जी कैंकियोंग। दिव्य पुत्री और युवा कबीले नेता यहाँ हैं। तब उपस्थित भीड़ ने जून लिंक्डइन और अन्य 3 की आकृतियां देखी। अफवाह है कि युवा कबीले नेता की खेती 2 साल पहले राजा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। मुझे आश्चर्य है कि वह अब किस क्षेत्र में है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, वह पहले ही सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुका होगा। एक कबीले का शिष्य निश्चितता से भरे चेहरे के साथ बोला। इस समय जी कैंकियोंग ने जून लिंक्डइन और अन्य लोगों को भी देखा। जैसे ही वह जॉगिंग करने लगा, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। चचेरे भाई लिंक्डइन, चचेरे भाई ज़ुलुओ, चचेरे भाई ज़ुयुआन। जून लिंक्डइन और अन्य लोगों का अभिवादन करने के बाद जी कैंकियोंग ने अपना ध्यान जून कियानलिंग की ओर घुमाया। उनके चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई। चचेरे भाई कियानलिंग, आप सबका बाये। हम कुछ देर पहले पहुंचे हैं, चचेरा भाई कैंकियोंग। जी कैंकियोंग को अपनी ओर देखते हुए जून कियानलिंग ने फीकी प्रतिक्रिया दी। स्पष्ट रूप से उनमें बहुत दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि जून कियानलिंग को उसे चचेरा भाई कहते सुनने के बाद उसने शर्मीले भाव से अपना सिर खुजलाया। बगल से देख रहे जून लिंक्डइन कुछ अवाक रह गए। वह एक नजर में बता सकता था कि यह बच्चा रोमांस में बिल्कुल नौसिखिया था, प्रसिद्ध नेत्सिम फिजिक। फिर उसने देखने के लिए अपनी जांच की आंख का उपयोग किया। आखिरकार अगर कोई जून लिंक्डइन का बहनोई बनना चाहता है तो उसे भविष्य में कम से कम एक महान सम्राट बनना होगा, है ना? नाम जी कैंकियोंग। पहचान प्राचीन दिव्य कुल का दिव्य पुत्र। खेती सम्राट क्षेत्र का प्रारंभिक चरण। काया प्राचीन दिव्य काया। भाग्य प्यार से फंसा बैंगनी। भाग्यमान 9000 अंक। ये वास्तव में प्राचीन दिव्य काया है, बुरा नहीं। जी कैंकियोंग की जानकारी को देखते हुए जून लिंक्डइन काफी सहमत थे। प्राचीन दिव्य काया भी 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी की काया थी। इसके अलावा इस काया का जन्म हर युग में प्राचीन दिव्य कुल में हुआ था। प्राचीन दिव्य कबीले ने भी इस काया पर गहन शोध किया था, जो एक कारण था कि वे शीर्ष स्तरीय शक्तियों में शुमार हो सके। देखो, वह नकाब पहने हुए व्यक्ति कौन है? अचानक प्राचीन दिव्य कबीले के एक शिष्य ने किसी को देखा जिसका पूरा चेहरा नकाब में लिपटा हुआ था। मुझे लगता है कि उसकी बनावट और कपड़े कुछ हद तक जीमोफान जैसे दिखते हैं। एक शिष्य जो उनसे अधिक परिचित था ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उस मुखौटे के नीचे कौन था। जीमोफान, वह सुअर पालक। ये सुनकर एक जानकार शिष्य तुरंत उपहास से भरा चेहरा लेकर बोला, वह अब सुअर नहीं पाल सकेगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जीमोफान को कबीले प्रमुख ने कोयले की खदान के लिए ब्लैक कोल माउंटेन में निर्वासित कर दिया है। क्या? हा, कबीले का मुखिया बुद्धिमान है। उपस्थित सभी लोग एक दूसरे पर हंसे, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाई। उनकी बातचीत को मोफैन ने पूरी तरह से सुना। धिक्कार है, जब मैं एक महान सम्राट बन जाऊंगा तो निश्चित रूप से तुम सबको मिटा दूंगा। मोफैन ने एक गहरी सांस ली और फिर मैदान में स्थिर खड़ा रहा। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चचेरे भाई लिंक्डइन, चलो हम भी अपनी स्थिति पर चलते हैं। जी ज़ुएलुओ ने इस समय बात की। प्राचीन दैवीय कुल की दिव्य पुत्री के रूप में उसे इन प्रारंभिक मुकाबलों से गुजरने की जरूरत नहीं थी। प्रतियोगिता के शीर्ष 10 को भी भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी और उनकी अपनी विशेष सीटें थीं। मम्मा, चलो चलें। जून लिंक्डइन ने सिर हिलाया और फिर अपनी सीट ले ली। कुछ ही समय बाद एक बार जी याओ पहुंचे और प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। प्राचीन दिव्य कबीले की त्रिवार्षिक कबीले प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। अब मैं तुम्हें समूहों में बांट दूंगा। क्या तुम्हें अपने सामने नंबर प्लेटें दिख रही हैं? 1 से 200 नंबर पहले प्रतिस्पर्धा करेंगे। आसन नंबर प्लेटें प्रतिद्वंद्वी हैं। जैसे ही ग्रेट सेंट रियल एल्डर ने बात की, एक नंबर प्लेट धीरे धीरे सबके सामने उभरी। मेरी नंबर प्लेट वास्तव में 1 है। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता में पहला स्थान मेरे अलावा किसी और का नहीं है। मोफैन ने अपनी नंबर प्लेट पर नजर डाली और नंबर 1 के रूप में चिन्हित क्षेत्र में चला गया। उसी समय नंबर 2 प्लेट पकड़े हुए प्राचीन दिव्य कबीले का एक अन्य सदस्य मोफैन के सामने पहुंचा। डीकन एल्डर द्वारा यह पुष्टि करने के बाद कि दोनों पक्षों की पहचान सही है, उन्होंने तुरंत मैच शुरू होने की घोषणा की। देखो, वह जीमोफन मंच पर आ गया है। आपको क्या लगता है कि जीमोफन कितनी चालें चल सकते हैं? एक कबीले के शिष्य ने मोफैन को मंच पर आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। 3 चालें, अब और नहीं। 3 चालें, मैं एक अनुमान लगाता हूं, क्योंकि वह मेरे चचेरे भाई के खिलाफ लड़ रहा है। हा, उस स्थिति में एक कदम ही काफी है। मैं वास्तव में उस जीमोफन को ज्यादा आंक रहा था। ऊंचे मंच पर प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य हंसने और चर्चा करने लगे। जीमोफन, आपने नकाब क्यों पहना है? क्या आपका चेहरा इतना बदसूरत है कि देखा नहीं जा सकता? प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य ने मोफैन को देखा और भौहें चढ़ा दी। बकवास बंद करो। क्या तुम हार मानोगे या मुझे तुम्हें नीचे भेज देना चाहिए? मोफैन ने अपनी मूल आवाज की नकल करते हुए बात की। यह आवाज बदलने की एक तकनीक थी जो उन्होंने सिस्टम से सीखी थी, जिसे उन्होंने पहले ही प्रवेश स्तर तक विकसित कर लिया था। वह आसानी से परिचित आवाजों का अनुकरण कर सकता था। अहंकारी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह सुनकर प्राचीन दैवीय कबीले के शिष्य ने ठहाका लगाया। उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कुछ आक्रोशपूर्ण हो गई।
एक मुक्का, मुझे केवल एक मुक्का चाहिए। क्या आप तैयार हैं? मोफैन ने एक उंगली उठाई और उसे अपने सामने हिलाया। क्या जी मोफान, आप मौत की तलाश में हैं? दूसरे पक्ष को उसका इतना तिरस्कार करते देखकर प्राचीन दिव्य कबीले शिष्य अब पीछे नहीं हटे। उसके हाथ में मौजूद आत्मा की तलवार तुरंत म्यान से खुल गई। टावर से होकर बहने वाली हवा पहाड़ों में बढ़ते तूफान का संकेत देती है। इस जोरदार चीख के साथ मैदान में अचानक बवंडर आ गया। प्राचीन दिव्य कबीले का शिष्य जो बवंडर के केंद्र में स्थित था, मोफैन की ओर तेजी से झपटा। 35। मोफैन शीर्ष 100 में आगे बढ़ा। बैककोट ये तो एक छोटी सी बात है, फिर भी तुम मेरे सामने दिखावा करने का साहस कर रहे हो। मुट्ठी का इरादा, पहाड़ तोड़ने वाली शैली। जैसे ही मोफैन बोला, मुट्ठी की अवधारणा की एक परत उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिप गई, जो पूरे क्षेत्र में फैल गई। अगले ही पल में उसने प्राचीन दिव्य कबीले के बुनियादी मुट्ठी मार्शल कौशल का उपयोग किया और इसे आने वाले बवंडर की ओर जोरदार ढंग से पटक दिया। जैसे ही उन्होंने संपर्क किया, बवंडर, जिसमें पहले अपार शक्ति थी, अचानक रुक गया। इसके बाद ये धीरे धीरे बिखर गया और नष्ट हो गया, जबकि प्राचीन दिव्य कबीले का शिष्य मोफैन की मुट्ठी के अचानक झटके से पीछे की ओर उड़ गया। केवल माउंटेन रेन तलवार तकनीक, फिर भी तुमने मेरे सामने दिखावा करने का साहस किया। मोफैन ने अवचेतन रूप से एक छोटी उंगली उठाई और उसे प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य की ओर हल्के से उछाला, जिसे उड़ते हुए भेजा गया था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? आपने वास्तव में मुट्ठी के इरादे को समझ लिया। प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य के मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने वापस उठने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी असफल रहा। वह वास्तव में मोफैन द्वारा एक ही मुक्के में पराजित हो गया था। अब से वह संभवतः पूरे कबीले के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। एरिना 1, जी मोफान जीत गया। जैसे ही पीठासीन बुजुर्ग ने घोषणा की, मोफैन अपना सिर ऊंचा करके मैदान से चले गए। जी मोफान कब से इतने शक्तिशाली हो गए? मुट्ठी का इरादा, उसने वास्तव में मुट्ठी के इरादे को समझ लिया। एक मुक्के से उसने वास्तव में मेरे चचेरे भाई को सिर्फ एक मुक्के से हरा दिया। प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य जो स्टैंड से ये दृश्य देख रहे थे, उन सभी के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। तियान ए, तुम सही थे। ये जी मोफान निश्चित रूप से संदिग्ध है। इस दृश्य को देखने के बाद ऊंचे मंच पर बैठे जियाओ जून लिंगटियन की अटकलों के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। हालांकि उसने जी मोफान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह पिछले कुछ वर्षों में हमेशा औसत दर्जे का दिखाई दिया था। ये व्यापक परिवर्तन पिछले कुछ वर्षों में ही हुआ है। माँ, इस जी मोफन की वर्तमान खेती सरल नहीं है। मुझे संदेह है कि उसे निर्वासित करने की आपकी योजना विफल होने वाली है। जियाओ के पास बैठे जून लिंगटियन ने हल्की हंसी के साथ कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी इसे देखेंगे। जियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन सोचने पर उसे लगा कि यह सामान्य है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि उसके बेटे की वर्तमान खेती का स्तर क्या है। ये निश्चित रूप से राजा क्षेत्र नहीं था, जैसा कि बाहरी दुनिया में अफवाह थी। ये सम्राट क्षेत्र भी नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि उसकी खेती आदरणीय क्षेत्र या लेसर सेंट क्षेत्र में होगी। भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? ये निर्वासन के बारे में क्या है? जून qianling को अपने बड़े भाई और माँ के बीच की बातचीत समझ नहीं आई, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा। अपना मैच ठीक से देखो, तुम बेतरतीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? जियाओ ने जून qianling की ओर घूर कर देखा, जिससे जून qianling ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, अखाड़े में 100 मुकाबले आखिरकार समाप्त हो गए। क्योंकि इस कबीले प्रतियोगिता में 1 लाख से अधिक लोग भाग ले रहे थे, मोफैन की बारी दोबारा आने से पहले कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा। देखो, जी मोफान फिर से मैदान पर हैं। जी मोफन को फिर से मैदान में प्रवेश करते देख स्टैंड में पहले से ऊब चुके दर्शक तुरंत उत्साहित हो गए। अपनी तलवार खींचो, मोफैन के विपरीत प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य ने कहा। मेरी तलवार खींचो। नहीं नहीं नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं अपनी तलवार खींचूं। मोफैन ने अपना सिर झुकाया और प्रतिद्वंद्वी को उकसाने वाला इशारा किया। जी मोफान, आपको अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। उनके सामने प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य ने अपने क्रोध को दबाते हुए दांत पीस कर बात की और तुरंत आत्मा की तलवार अपने हाथ में खींच ली। तलवार प्राचीन दिव्य कबीले का शिष्य चिल्लाया और आत्मा की तलवार से एक विशाल पीली हरी तलवार की किरण फूट पड़ी। ये बिजली की तरह मोफैन की ओर झपटा। मुट्ठी का इरादा, माउंटेन सप्रेसर। जैसे ही मोफैन ने बात की, उसकी मुट्ठी न केवल मुट्ठी के इरादे में लिपटी हुई थी, बल्कि एक पहाड़ की प्रेत छवि से भी बड़ी हुई थी। आने वाली तलवार की रोशनी का सामना करते हुए माउंटेन सप्रेसर फैंटम एक जबरदस्त ताकत लेकर तुरंत तलवार की रोशनी को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या इसके विपरीत प्राचीन दिव्य कबीले का शिष्य रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह मुश्किल से अपनी आत्मा तलवार को अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ सका। अगले ही पल, जैसा कि अपेक्षित था, एक आकृति मैदान से पीछे की ओर उड़ती हुई चली गई, जो फिर से उठने में असमर्थ थी। एक मुक्का, ये वास्तव में फिर से एक मुक्का है। क्या इस जी मोफान ने सुअर का चारा खाया? वह इतना उग्र क्यों है? मोफैन को जानने वाले स्टैंड में मौजूद सभी लोग इस बार उनके प्रदर्शन से हैरान थे। वह मेरा चचेरा भाई था, वह दैवीय शक्ति क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक भी मुक्का रोकने में असमर्थ होगा। जी मोफान का साधना स्तर वास्तव में क्या है? क्या दिव्य शक्ति क्षेत्र में आपका चचेरा भाई एक मुक्का नहीं रोक सका? ये सुनकर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने अंततः मोफैन की ओर देखना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह मोफैन ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। उसकी रैंकिंग तेजी से शीर्ष 100 में पहुंच गई और हर बार उसने केवल एक मुक्का मारा। अब तक किसी ने भी उसे दूसरा मुक्का मारने के लिए मजबूर नहीं किया था। तलवार निकालने के लिए मजबूर करना तो दूर की बात थी। ये कैसे संभव है कि यह जीमोफन वास्तव में शीर्ष 100 में शामिल हो गया? जब मैदान में केवल 100 लोग बचे थे, तो उन्होंने वास्तव में जीमोफान को अपने बीच देखा। बैककोट, उसे हर प्रतिद्वंद्वी को हल करने के लिए केवल एक मुक्के की जरूरत है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बैककोट, तो ये जीमोफन इतने समय से सहन कर रहा है। शायद कबीले प्रमुख का ध्यान आकर्षित करने के लिए शक्ति के अप्रत्याशित विस्फोट के लिए कबीले प्रतियोगिता की प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्यों ने अनुमान लगाया। क्या सच में उसके पास ऐसी चालाकी है? ये जीमोफन वास्तव में बहुत गहराई में छिपा हुआ है। अन्य लोगों ने गहरी सहमति व्यक्त की। यदि कबीले प्रमुख ने उसे ब्लैक कोल माउंटेन में निर्वासित करने की योजना नहीं बनाई होती, तो शायद वह खुद को प्रकट करने का इरादा नहीं रखता। ये सोचकर स्टैंड में मौजूद हर कोई जो जीमोफान को जानता था, उसके दिलों में ठंडक महसूस हुई। आखिरकार उन्होंने अतीत में अक्सर जीमोफान का मजाक उड़ाया था। कभी कभी वे उसके लिए चीजें मुश्किल भी कर देते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह हमेशा बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेलता रहेगा।
दिलचस्प, इस वर्ष की कबीले प्रतियोगिता पहले की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। जी आओ और अन्य के नीचे की सीटों पर वर्तमान में 10 लोग बैठे थे, वे पिछली कुल प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में थे। बिल्कुल केंद्र में जीजुएलुओ था, उसने पिछली कबीले प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता था, इसलिए वह देवी बन गई। उसके बगल में जी कैंकियोंग था, पिछली कबीले प्रतियोगिता में वह जीजुएलुओ से एक चाल से हार गया था, इसलिए वह दूसरे स्थान पर था। जी आओ के दूसरी तरफ फीनिक्स आंखों वाला एक भयानक दिखने वाला आदमी था, जो पिछली प्रतियोगिता का तीसरा स्थान विजेता था, जिसका नाम जी बुशुंग था। ये शब्द अभी अभी उन्हीं की ओर से आए हैं। इस समय मंच के नीचे खड़े 100 प्राचीन दिव्य कुलों के लोग गौरवान्वित दिख रहे थे। प्राचीन दिव्य कबीले की पूरी युवा पीढ़ी में शीर्ष 100 में से एक बनने में सक्षम होने के कारण उनके पास वास्तव में गर्व करने की पूंजी थी। इसके बाद हम शीर्ष 100 से शीर्ष 50 मैचों के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने दिखाई देने वाली नंबर प्लेट आपके मैच के लिए मैदान का क्रम है। अब शीर्ष 50 उन्नति प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। जैसे ही महान संत दायरे के बुजुर्ग ने बात की, 100 प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य एक के बाद एक अपने संबंधित अखाड़े में चढ़ गए। देखिए, इस बार जी मोफन का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में चचेरा भाई जी लेई है। स्टैंड में जो लोग मोफैन से परिचित थे, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें उधर कर लीं। यहां तक कि जिन आदिवासियों ने पहले मोफैन के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, वे भी ज्यादातर मोफैन के अखाड़े की ओर ही नजरें गड़ाए रहते थे। आखिरकार उनका पिछला रिकॉर्ड सचमुच बहुत चमकदार था, वह पहले ही इस कबीले प्रतियोगिता का सबसे बड़ा छुपा घोड़ा बन चुका था। 36 एरिना मोड। ऐसा लगता है कि जीमोफान की जीत का सिलसिला खत्म होने वाला है। भाई जी लेई के पास 3000 थंडर फिजिक है और थंडर तकनीकों में उनकी महारत दिव्यता से कम नहीं है। वास्तव में भाई जी लेई निश्चित रूप से उसे पीट कर लुगदी बना देंगे। ये सही है, मैंने सुना है कि भाई जी लेई की खेती पहले ही राजा क्षेत्र तक पहुंच चुकी है, वो निश्चित रूप से उस जीबोचान की पिटाई करेगा। कुल के कुछ शिष्यों ने आपस में विचार विमर्श किया। इस समय मंच पर खड़े मोफैन ने जी लेई को अपने सामने देखा। उसने अनजाने में ऑर्किड उंगली का इशारा किया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर थोड़ा इशारा किया। आखिरकार कोई सभ्य व्यक्ति आ ही गया। किंग विलियम खेती के साथ वह मुश्किल से अपनी 2 और चालें चल सका। जी मोफान, मैं मानता हूं कि आप मजबूत हैं, लेकिन अब जब आप मुझसे मिल चुके हैं, तो आपकी जीत का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। हालांकि जी लेई ने यह कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। आओ मैं देखूं कि तुम क्या करने में सक्षम हो। जी लेई ने जोर से चिल्लाया और किंग विलियम लेट स्टेज की एक शक्तिशाली आभा सीधे मोफैन की ओर दब गई। हालांकि जब उस आभा ने मोफैन पर दबाव डाला, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल्दी से अपना कदम बढ़ाओ, अन्यथा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। मोफैन ने उदासीनता से कहा, उसके पूरे व्यक्तित्व से एक इत्मीनान भरी आभा झलक रही थी। 3000 थंडर फिजिक सक्रिय करें। जी लेई चिल्लाया और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ गया। उसके बाल खड़े हो गए और उसकी आंखों की पुतलियां से बिजली की रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर पर हल्के नीले बिजली वाले सांप रेंग रहे थे, जो भयानक रोशनी से टिमटिमा रहे थे। एक विशेष काया। मोफैन ने जी लेई की ओर देखा, जो ऊपर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। तलवार का इरादा, दुष्टों को दूर करने वाली तलवार कला। दुष्ट इरादे ने आकाश को ढक लिया है। मोफैन ने धीरे से कहा। अगले ही पल काली तलवार क्यूई की लंटें उसके शरीर के चारों ओर लिप गईं। तलवार के दांव की एक अदृश्य शक्ति भी पूरे मैदान में फैल गई। क्या वह वास्तव में तलवार का इरादा है? इस जी मोफन ने न केवल मुट्ठी के इरादे को समझा, बल्कि तलवार के इरादे को भी समझा। स्टैंड में मौजूद लोगों ने यह सुना और उनके चेहरे पर अनायास ही सदमे के भाव उभर आए। यहां तक कि प्राचीन दैवीय कबीले के बुजुर्ग भी उसकी प्रतिभा के प्रति सराहना की भावना महसूस करते हुए सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ये बच्चा बुरा नहीं है। क्या आप जानते हैं ये बच्चा कौन है? मैंने सुना है कि उसे जीमोफन कहा जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कबीले प्रमुख उसका पक्ष नहीं लेते हैं और उसे ब्लैक कोल माउंटेन में निर्वासित करने की योजना बना रहे हैं। अंदर की कहानी जानने वाले एक बुजुर्ग ने समझाया। क्या कबीले का मुखिया ऐसे विलक्षण व्यक्ति को निर्वासित क्यों करेगा? क्या ये बर्बादी नहीं है? एक बुजुर्ग ने बात की, जो पहले से ही कबीले प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जी याओ के साथ गंभीर बातचीत करने की योजना बना रहा था। यदि ऐसी प्रतिभा वाले किसी कुल के व्यक्ति को निर्वासित किया जाता है, तो प्राचीन दिव्य कुल का अनिवार्य रूप से पतन हो जाएगा। इस समय मैदान पर जी लेई और मोफैन पहले से ही लड़ाई में लगे हुए थे। 3000 गड़गड़ाहट आंदोलन। जी लेई के चिल्लाने के बाद उसके चारों ओर गड़गड़ाहट की शक्ति और भी तेज हो गई और वह बिजली की सजा के प्रभारी देवता की तरह लग रहा था। बिजली आसमान में भर गई और बीच हवा से लगातार मंच पर मोफैन की ओर गिरती रही। हालांकि मैदान पर मोफैन तेजी से चकमा दे रहा था। मुझे अपनी तलवार खींचने में सक्षम होने के लिए आपके पास गर्व करने के लिए पर्याप्त है। स्लैश। जैसे ही स्लैश शब्द गिरा, मोफैन के आसपास के सभी स्वॉर्ड क्यूई और स्वॉर्ड इंटेंट एक साथ एकत्र हो गए। मैदान पर रक्षात्मक संरचना वास्तव में थोड़ी काम गई। ये जी मोफान इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय जी लेई का शरीर कांप उठा। यह उसकी छठी इंद्रिय थी जो उसे चेतावनी दे रही थी। वह तलवार का ये वार सहन नहीं कर सका। 3000 गड़गड़ाहट आंदोलन, 3000 गड़गड़ाहट आंदोलन। जी लेई लगातार दहाड़ते रहे। उनकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर थी। वे बस इस तलवार के वार को झेलना चाहते थे। अन्यथा यदि वह एक ही प्रहार से पराजित हो जाता, तो क्या वह पूरे वंश का हंसी का पात्र नहीं बन जाता? जी लेई के पूरे प्रयास के तहत उसके चारों ओर गड़गड़ाहट की शक्ति और भी अधिक शानदार और चमकदार हो गई। अगले ही पल तलवार की रोशनी और गड़गड़ाहट टकरा गई। भयानक युद्ध उतार चढ़ाव एक पल में पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे मैदान पर रक्षात्मक संरचना चरमरा गई। हालांकि ये स्थिति केवल एक पल के लिए ही रही। एक धमाके के साथ जी लेई द्वारा संघनित वज्र शक्ति सीधे विस्फोटित हो गई और फिर उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसने रक्षात्मक संरचना को मिट्टी के ढेर की तरह मारा, फिर धीरे धीरे नीचे फिसला सीधे बाहर निकल गया। इस क्षेत्र का विजेता जी मोफान है। जैसे ही अखाड़े के पीठासीन बुजुर्ग ने कहा, मंच पर मौजूद लोग होश में आ गए। एक चाल, ये वास्तव में फिर से एक चाल थी। यहां तक कि भाई जी लेई, जो राजा क्षेत्र के अंतिम चरण में है, भी उन्हें हरा नहीं सके। उसकी खेती वास्तव में क्या है? इस जी मोफन को संभवतः कबीले द्वारा खेती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। स्टैंड में प्राचीन दिव्य कबीले के सदस्यों की अभिव्यक्तियां विविध थीं। कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ प्रशंसा करने वाले और मुगध भी थे। तेयांत्र, आप इस जी मोफान के बारे में क्या सोचते हैं? ऊंचे मंच पर जी याओ ने शांत भाव से पूछा। अच्छी प्रतिभा, औसत हृदय स्वभाव। जून लिंक्टियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। समझ की बात करें तो मोफैन को उनसे बेहतर शायद घटनास्थल पर कोई नहीं समझ पाया। आप ठीक कह रहे हैं। ये बच्चा घमंडी दिखता है और पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं है। उसका हृदय स्वभाव वास्तव में खराब है। जी याओ ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया।
शीर्ष 50 उन्नति प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद सभी प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्यों ने एक ब्रेक लिया और बाद की शीर्ष 25 उन्नति प्रतियोगिता की तैयारी की। बिना किसी संदेह के मोफैन भारी बढ़त के साथ फिर से आगे बढ़ा। बाद के शीर्ष 25 में अंक प्रणाली को अपनाते हुए एक व्यक्तिगत रैंकिंग लड़ाई थी। तथाकथित अंक प्रणाली का अर्थ जोड़ियों में लड़ना था। विजेता को एक अंक प्राप्त हुआ और हारने वाले को एक अंक का नुकसान हुआ। आराम करने के बाद अपने पहले मैच में मोफैन ने परफेक्शन ऑफ द किंग रियलम में एक प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्य का सामना किया। आओ जी मोफान, हम दोनों पूरी ताकत से लड़ाई करें, उस प्राचीन दिव्य कुल के शिष्य ने गंभीर भाव से कहा। अब तक कोई भी उपस्थित व्यक्ति मोफैन को कम नहीं आंक रहा था। आखिरकार जो कोई भी इसे शीर्ष 25 में बना सकता था वह प्राचीन दिव्य कबीले के भीतर एक विलक्षण स्तर का अस्तित्व था। मेरे साथ पूरी शक्ति से युद्ध करना चाहते हैं, आप योग्य नहीं हैं, मोफैन ने उदासीनता से कहा, फिर बिजली की तरह चमकी। केवल 100 चालों के बाद वह प्राचीन दिव्य कुल का शिष्य उसके हाथों पराजित हो गया। इसके बाद मैदान पर अध्यक्ष एल्डर ने मैच के नतीजे की घोषणा की। मोफैन वास्तव में सीधे मंच पर खड़े हो गए और नीचे नहीं आए। बहुत परेशानी भरा, एल्डर, मैं जी मोफान अरेना मोड के लिए आवेदन करता हूं। क्या आप वास्तव में अरेना मोड के लिए आवेदन करना चाहते हैं? जिस पीठासीन बुजुर्ग ने यह सुना उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए, क्योंकि तथाकथित अखाड़ा मोड का मतलब था कि मैदान का बचाव करने वाला व्यक्ति लगातार चुनौती देने वालों से चुनौतियों को स्वीकार करेगा और आराम नहीं कर सकेगा। आम आदमी के शब्दों में यह एक पहिया युद्ध था। मुझे इसके लिए कबीले के बुजुर्गों के पास आवेदन करना होगा। जैसे ही पीठासीन बुजुर्ग ने यह कहना समाप्त किया, पिछले महान संत दायरे के बुजुर्ग तेजी से आगे बढ़े। क्या हुआ? एल्डर को रिपोर्ट करते हुए जीमोफान कहते हैं कि वह अरेना मोड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। क्या अखाड़ा मोड? ये सुनकर ग्रेट सेंट रियलम एल्डर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, फिर मोफैन की ओर देखा। क्या आप जानते हैं इस एरिना मोड के नियम क्या हैं? मुझे पता है, मोफैन ने उदासीनता से उत्तर दिया, उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। 37 मैं जूल लिंक्टियन को चुनौती देना चाहता हूं। चूंकि आप जानते हैं, क्या आप अभी भी एरिना मोड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं? महान संघ क्षेत्र के बुजुर्ग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। ये सही है, एक एक करके लड़ना बहुत कठिन है। मोफैन ने इस प्रकार बात की जबकि उसकी निगाहें जूल लिंक्टियन की ओर देखने से नहीं रुक सकी, क्योंकि इस समय वह जूल लिंक्टियन को अपने पैरों के नीचे रौंदने का इंतजार नहीं कर सकता था। आज वह प्राचीन दिव्य कबीले के सभी लोगों को यह देखने देगा कि जूल लिंक्टियन सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था जो प्राचीन दिव्य कबीले के युवा कबीले नेता होने के योग्य नहीं था। मोफैन का जवाब सुनने के बाद ग्रेट सेंट रियलम एल्डर ने ऊंचे मंच पर जियाओ पर नजर डाली। उससे अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वह फिर बोला, उस स्थिति में आपके लिए अरेना मोड सक्रिय हो जाएगा। धन्यवाद बुजुर्ग, मोफैन ने उदासीनता से बात की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वे सहमत होंगे। फिर ग्रेट सेंट रियलम एल्डर ने एक बार फिर सभी का सामना किया। चूंकि जी मोफान ने अखाड़ा मोड के लिए आवेदन किया है, इसलिए सभी कबीले शिष्य कृपया किसी भी समय उन्हें चुनौती देने के लिए मंच पर जाने के लिए तैयार रहें। ये शब्द बोलते ही दृश्य एक बार फिर भड़क उठा। क्या मैंने सही सुना? इस जी मोफन ने वास्तव में एरिना मोड के लिए आवेदन किया था। ये सुनने के बाद स्टैंड में मौजूद कई लोगों को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। वह अखाड़ा विधा है, इसे अंतिम बार प्रदर्शित हुए कितने वर्ष हो गए हैं। यहाँ तक कि बुजुर्गों की सीटों से देख रहे कई प्राचीन दिव्य कबीले के बुजुर्ग भी ये सुनकर रुचि महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। इस बच्चे में न केवल विलक्षण योग्यता है बल्कि उसका साहस भी असाधारण है। एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और मंच पर मोफैन की ओर प्रशंसा भरे चेहरे से देखा। हालांकि कुछ बुजुर्गों की राय अलग थी। चाहे यह असाधारण साहस हो या अहंकारी दम्भ, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। इस समय जी कैंकियोंग और पिछले शीर्ष 10 के अन्य लोगों ने भी मोफैन को अलग अलग भावों से देखा। कुछ ने भौहें सिकोड़ी, कुछ ने तिरस्कार किया और कुछ ने उत्सुकता दिखाई। सिस्टर ज़ुलुओ, क्या आपको लगता है कि यह जी मोफान सफलतापूर्वक अखाड़े की रक्षा कर सकता है? जी बुशुंग ने बड़ी दिलचस्पी से बात की। वह सफल हो सकता है या नहीं यह एक क्षण में सामने आ जाएगा। जी ज़ुलुओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। ये सुनकर पूर्व उब गया। अभी भी बहुत ठंडा, जैसा कि अपेक्षित था। आपकी सज्जनता केवल युवा कबीले नेता के लिए है। भाई मोफैन एक अलग व्यक्ति कैसे बन गए? इस समय जी ज़ुएयुआन, जो जून लिंक्टियन के पीछे बैठे थे, ने भौहें चढ़ाते हुए बात की। ये सुनकर जून लिंक्टियन के होंठ थोड़े मुड़ गए। वह वास्तव में एक अलग व्यक्ति है, वह अब एक जड़विहीन व्यक्ति है। अब मंच पर पीछे मुड़कर देख रहा हूं। कुछ देर इंतजार करने के बाद मोफैन कुछ अधीर हो गए थे। इस प्रकार उसने अन्य 23 प्राचीन दिव्य कबीले के शिष्यों को देखा और परेशान स्वर में कहा, हर कोई जल्दी करो। जी मोफन, तुम इतना अहंकारी होने का साहस मत करो, मुझे आकर तुमसे मिलने दो। प्राचीन दिव्य कुल की एक विलक्षण प्रतिभा तुरंत मंच पर प्रकट हुई। उनकी आकृति बैल के समान हृष्ट-पुष्ट दिखाई देती थी। उसके पूरे शरीर में मांसपेशियां गुंथी हुई थीं, जो शक्ति के एहसास से फूट रही थीं। ये चचेरा भाई जी रूहान है। मंच के नीचे किसी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो ऊपर आया था। क्या जी रूहान जिसने एक प्रमुख क्षेत्र को पार करके एक बुरी नजर वाले काले बाघ को मार डाला? ये सही है, ये वही है। जी रूहान का नाम सुनकर स्टैंड में मौजूद भीड़ को आखिरकार दिलचस्पी का एहसास हुआ। आखिरकार वह एक भयंकर व्यक्ति था जो बुरी नजर वाले काले बाघ से निकट युद्ध में लड़ सकता था। बस एक गंवार, मुझे एक हाथ से तुम्हें दबाते हुए देखो, तलवार आओ। मोफैन के नथुने आसमान की ओर थे, उसका पूरा व्यक्तित्व दिखावा से भरा हुआ था। एक आत्मा तलवार तुरंत उसकी पहले से खाली हथेली में उड़ गई। जी मोफन, तुम मौत की तलाश में हो। दूसरे पक्ष को यह कहते हुए सुनकर कि वह उसे एक हाथ से दबा सकता है, जी रूहान बहुत क्रोधित हुए। उसका पूरा अस्तित्व एक विक्षिप्त अवस्था में प्रवेश कर गया। बर्बर राजा राम, उसने जोर से चिल्लाया और इस समय उसका पूरा शरीर लाल ऊर्जा की परत में लिपटा हुआ था। यह एक उत्परिवर्तित ऊर्जा थी जिसे उन्होंने क्रोध के समान विकसित किया था। इस प्रकार की ऊर्जा के साथ एक व्यक्ति जितना अधिक क्रोधित होता है, उसकी युद्ध शक्ति उतनी ही मजबूत होती है, लेकिन यह उसे अनाड़ी और स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ भी बना देती है। तलवार का इरादा, बुराई को दूर करने वाली तलवार कला, स्वर्ग और पृथ्वी पर अंधकार। जैसे ही मोफैन बोला, काली तलवार की परछाइयां लगातार उसके चारों ओर बिखर गईं। एक पल में उन्होंने पूरे आकाश को ढांक लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। फिर मोफैन के चारों ओर की सभी काली तलवार की परछाइयों ने उसकी तलवार की उंगली का अनुसरण करते हुए जी रूहान की ओर इशारा किया। सभी काली तलवार की परछाइयां जी रूहान की ओर चलीं, जिससे काली तलवार की परछाई का एक लंबा ड्रैगन बन गया। बर्बेरियन किंग शील्ड। ये देखकर जी रूहान ने तुरंत अपने सिर के ऊपर एक अर्धगोलाकार ढाल को रोक लिया।
हालांकि उन लगातार गिरती काली तलवार की छाया की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली थी और मोफैन अभी भी उन्हें लगातार संघनित कर रहा था। इसलिए केवल थोड़ी देर तक रुकने के बाद जी रुहुआन को लगा कि वह अब और नहीं टिक सकता। उसके मन का क्रोध भी कुछ कम होने से न रह सका। इस पल में उसे एहसास हुआ कि वह मोफैन का मुकाबला नहीं कर सकता। अंत में वह उन काली तलवार की परछाइयों से पूरी तरह कट गया और उसे एक अफसोसजनक हार का सामना करना पड़ा। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि चचेरा भाई रुहुआन भी इस पागल आदमी को नहीं दबा सका। मुझे डर है कि यह बच्चा जी मोफान अब आगे निकल जाएगा। जी रुहुआन को इतनी आसानी से पराजित होते देखकर जी मोफान की ताकत के बारे में भीड़ की धारणा एक बार फिर ताजा हो गई। क्या ये बच्चा जी मोफान वास्तव में एरिना मोड को पूरा करने में सक्षम हो सकता है? घटनास्थल पर हर कोई जी मोफान के स्वर्ग विरोधी स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित था। केवल एक प्राचीन दिव्य कुल के शिष्य की अभिव्यक्ति अत्यंत कुरूप थी।